लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। और आज के लेक्चर में हम लोग डिविडेंड वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की, कोशिश करते हैं हम इस पर्टिकुलर लेसन को कंप्लीट करने की। ओके, यस। गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग। आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, नॉट ओके। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेसन नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड। तो सबसे पहले अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आप लोगों को डिविडेंड क्या होता है मैंने बताया था कि जो हम प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को शेयर को अपन बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड दो तरह का होता है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। मैंने आपको पहले ही बताया था फाइनल डिविडेंड जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को और फिर शेयर होल्डर्स एजीएम में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा एजीएम में डिक्लेयर होता है बाई शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स डिक्लेयर तभी कर सकते हैं जब बोर्ड रिकमेंड करेंगे। अगर बोर्ड रिकमेंड नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड के ही पास पावर है कि अगर साल के बीच में कभी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एजीएम के पहले एजीएम के बाद में, तो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? दो एजीएम के बीच में। और कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था सेक्शन 123 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 123 में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि आप सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, आप कौन से पैसे यूज़ करके डिविडेंड दे सकते हैं। तो आप करंट ईयर का प्रॉफिट यूज़ करके डिविडेंड दे सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज़ करके डिविडेंड दे सकते हैं। दोनों से, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, दोनों से आप डिविडेंड दे सकते हैं। और लास्टली अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था, तो उस पैसे से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने कुछ डिफॉल्ट्स किए हैं तो आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। याद है मैंने बताया था अगर आप उधारी के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हो तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिपॉजिट के रीपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। अगर आपने डिबेंचर के पेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। अगर आपने डीआरआर क्रिएट करने में डिफॉल्ट किया है तो भी डिविडेंड नहीं दे पाओगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने में, रीपे करने में डिफॉल्ट किया है या सीआरआर रिडीम करने में डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। पहले कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर दिया नहीं, तो अगर पहले प्रीवियसली कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो अब फिर से नहीं दे पाओगे। अगर आपने लोन या उसके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। उसके बाद ये तो फुद्दू वाला पॉइंट था कि अगर आप चाहो तो आप डिविडेंड देने से पहले अगर आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आप शेयर होल्डर्स को सॉरी डिविडेंड देने से पहले अगर आप चाहें तो प्रॉफिट को आप रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शनल है, आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कभी करंट ईयर का प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेट है या प्रॉफिट है ही नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर, तो जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं जो हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिए हैं फ्री रिजर्व्स में, क्या हम उसको यूज करके डिविडेंड दे सकते हैं? द आंसर इज येस। लेकिन उस केस में कुछ 4 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी होगी। ये चारों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और मैं जब लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने इस पे फोकस किया था। ठीक है, तो 4 कंडीशन क्या क्या है कि अगर आप पास्ट ईयर के रिजर्व से आप डिविडेंड दे रहे हो तो ये चारों कंडीशन क्या क्या आपको फुलफिल करनी होंगी। पहला, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने पिछले 3 साल में ही डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो ये कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, आप कितना भी डिविडेंड दे सकते हैं उस केस में। फिर दूसरी कंडीशन कि आप पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10% डिविडेंड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तीसरी कंडीशन कि फ्री रिजर्व में भैया बैलेंस बचना चाहिए, आप पूरा फ्री रिजर्व खाली नहीं कर सकते नील बटा सन्नाटा, नहीं। फ्री रिजर्व में कुछ छोड़ोगे कि नहीं कि पूरा निकाल लोगे? कितना छोड़ना पड़ेगा फ्री रिजर्व में? कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व का। तो थर्ड फॉर्मूला इज योर मैक्सिमम हम कितना डिविडेंड दे सकते हैं? फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप, क्योंकि 15% ऑफ पेड अप छोड़ना पड़ेगा उसमें, उसको छोड़ के बचा कुछ हम दे सकते हैं। और चौथा, जो भी आप रिजर्व से पैसा आप निकालोगे, जो भी आप रिजर्व से पैसा निकालोगे उससे पहले आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करोगे। यस, करंट ईयर का लॉस जो है वो आप सेट ऑफ करोगे, उसके बाद जो बचेगा वो आप डिविडेंड दोगे। राइट, तो ये चारों कंडीशन थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
मैं ना नॉर्मली कंफ्यूज हो जाती थी कि यार यहाँ पर 10% है, यहाँ 15% है, मैं दोनों को मिक्स कर देती थी, कहाँ पर 10% है, कहाँ पर 15% है। तो इसका एक छोटा सा वाहियात मेमोरी टेक्निक है जो मैं अप्लाई करती हूँ याद करने के लिए, आप भी अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे यहाँ पर 2 अमाउंट है ना, ये सेकंड वाले फॉर्मूले में और थर्ड वाले फॉर्मूले में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैं पहले कंफ्यूज हो जाती थी अपने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे कि कहाँ पर 10% होगा, कहाँ पर 15% होगा। तो मैं एक छोटा सा मैंने वाहियात मेमोरी टेक्निक लगाया जिससे मैं कभी नहीं भूलती हूँ। देखो यहाँ पर सिर्फ पेड अप कैपिटल है ना, तो अमाउंट लेस है, तो अपन ने परसेंट ज्यादा लगाया है 15%, और यहाँ अमाउंट ज्यादा है पेड अप और फ्री रिजर्व, तो अपन ने परसेंट कम लगाया है 10%। ये वाहियात मेमोरी टेक्निक है, बट हाँ अगर आप ये मेमोरी टेक्निक मतलब लगाओगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कहाँ पर 10% है, कहाँ 15%। आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई ये अमाउंट ज्यादा है यहाँ पर तो परसेंट कम होगा, अमाउंट ज्यादा है यहाँ पर पेड अप फ्री रिजर्व तो परसेंट कम होगा 10%, और यहाँ पर अमाउंट कम है सिर्फ पेड अप तो परसेंट ज्यादा 15%। क्योंकि ऑब्वियसली ना देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे कि अगर अमाउंट भी ज्यादा होता और परसेंट भी ज्यादा होता तो ऑब्वियसली ये वाला तो ग्रेटर आता ना। अच्छा नहीं, वैसे यहाँ माइनस है, छोड़ो उसको, छोड़ो, बस इतना ध्यान रख लेना, ये वाहियात मेमोरी टेक्निक है कि 2 अमाउंट है, अमाउंट ज्यादा है तो परसेंट कम, अमाउंट कम है तो परसेंट ज्यादा, 10% 15%। भूलने के लिए कंफ्यूज नहीं होगे इससे आप किसमें 10% है किसमें 15% है। मैम देयर शुड बी ऑलवेज 15% केप्ट इन एफआर। अगर आप नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बोल रहा है कि अगर आप डिविडेंड के लिए निकाल रहे हो पैसा तो 15% छोड़ दो उसमें, डिविडेंड के लिए। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजर्व बनाना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो तो फिर आप उसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या बोलता है कितना रिजर्व बनाना चाहिए, वो नहीं, वैसा नहीं संदीप। यहाँ पर अपन डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि आप अगर रिजर्व से डिविडेंड के लिए पैसा निकाल रहे हो तो पूरा मत निकालो, थोड़ा सा छोड़ दो उसमें, 15% ऑफ पेड अप छोड़ दो उसमें। तो यहाँ पर अपन डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उसमें से हम डिविडेंड के लिए कितना निकाल सकते हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग। ऐसा नहीं है कि 15% हमेशा फ्री रिजर्व होना ही चाहिए, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि, बट इफ वी आर पेइंग इफ वी आर पेइंग डिविडेंड देन वी कैन नॉट पे ऑल मनी ऑफ फ्री रिजर्व एज डिविडेंड। 15% ऑफ पेड अप आप छोड़ दो उसमें, उसको आप एज अ डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है संदीप, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद याद है ये वाला मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट कंपनी अपनी मुर्गी की 3 टांग, कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। गवर्नमेंट कंपनी अपनी मुर्गी की 3 टांग, तो अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% शेयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उस केस में ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर जो अभी अपन ने फ्री रिजर्व वाला पॉइंट पढ़ा ना, उसी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को फटफट से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड विच हैज इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट तो है लेकिन कम है, जरूरत से कम है। प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो हम ना जो पुराने सालों के फ्री रिजर्व है ना हम उससे डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, अब उसको कुछ डेटा दिया हुआ है आपको, 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के, यानी कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे, 17,50,000, 17,50,000। और आप प्रेफरेंस को 9% डिविडेंड दे रहे हैं। देखो प्रेफरेंस को डिविडेंड फिक्स्ड होता है, याद होना चाहिए आपको, हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्रेफरेंस होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उस पर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। यस यस, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर अपन प्रेफरेंस में कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं, 9% डिविडेंड दे रहे हैं। उसके बाद 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 70 लाख के इक्विटी शेयर्स हो गए, 70 लाख के इक्विटी शेयर्स हो गए, 70 लाख के इक्विटी शेयर हो गए। उसके बाद जनरल रिजर्व है 21 लाख का, कैपिटल रिजर्व है 350, लेकिन कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता है, तो ये अपने कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 350, माय डियर क्या आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड दे सकते हो? द आंसर इज नो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करके डिविडेंड नहीं दे सकते, तो ये भी अपने काम का नहीं है। याद करो अपन ने पढ़ा था ना सेक्शन 52 में शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कि प्रीमियम को सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, प्रीमियम को हम डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये कोई काम का नहीं है। अब पिछले सालों के प्रॉफिट में सरप्लस बैलेंस बचा हुआ है 63,000 का, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है। करंट ईयर में प्रॉफिट है सिर्फ 3,57,000, और आपका पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। बोर्ड आपका 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो बोर्ड कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 10%, यानी कि आपका 70 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 7 लाख। क्वेश्चन ये है कि क्या बोर्ड 7 लाख डिविडेंड दे सकती है कि नहीं,
तो अब यहाँ पर आपको फ्री रिजर्व से निकालना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। तो अब उस केस में आप तीनों कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहला, एवरेज रेट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड तो 10% देना चाह रही है जो कि एवरेज रेट के नीचे है, तो पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। चलो ठीक है, 10% मतलब दे सकते हैं क्योंकि एवरेज रेट 15% है, तो अपन 15% से कम ही दे रहे हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आपकी हो जाएगी कि पेड अप और फ्री रिजर्व का 10% ज्यादा नहीं दे सकते। पेड अप कितना हो जाएगा, 17,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 70 लाख, ठीक है। उसके बाद फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आ जाएगा 21 लाख और सरप्लस ऑफ पीएनएल बैलेंस आ जाएगा 63,000, ठीक है। ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो आपका इसको अगर आप प्लस करोगे कितना, 17,50,000 प्लस 70 लाख प्लस 21 लाख प्लस 63,000, तो कितना आएगा ये 70, 80, 90, 100 कुछ समथिंग 100 लैक्स आएगा। फिर उसका आप 10% निकालोगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप निकाल रहे हो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये आपका इक्विटी पेड अप कैपिटल है, ये आपका प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल है, और ये दोनों आपका फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व और सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फिर उसका आप 10% निकालोगे तो आपका अमाउंट आया 10,91,300, यानी कि आप 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। आप 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, 10,91,300 से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। ये सेकंड लिमिट आई। अब थर्ड लिमिट हमें कैलकुलेट करनी होगी कि फ्री रिजर्व में ना कितना बैलेंस बचना चाहिए। फ्री रिजर्व में 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। फ्री रिजर्व कितना है अपना, 21 लाख। सेकेंड कैलकुलेट करो इसको। पहले पेड अप कैपिटल का 15% कितना हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल है आपका एक सेकेंड, इसको ना अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल का हो जाएगा आपका 17.5 लाख प्लस 70 लाख का 15%, का 15% निकालो कितना होगा, 17,50,000 प्लस 70 लाख का 15% आपका हो जाएगा 13 लाख, एक सेकेंड, 13,12,000 और 500, 13,12,000 और 500। उसके बाद आपका पेड अप कितना है, सॉरी आपका फ्री रिजर्व कितना है, 21 लाख, 21 लाख में से आप माइनस कर दोगे 13,12,500, सॉरी ये भी तो आप ऐड करोगे सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पर आपका फ्री रिजर्व कितना हो जाएगा, फ्री रिजर्व आपका हो जाएगा 21 लाख प्लस 63,000 और इसमें से आप माइनस करोगे 13,12,500। इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 21 लाख प्लस 63,000 माइनस 13,12,500, 8,50,500, ये आ गया 8,50,500। तो सेकेंड लिमिट हो गई आपकी कि आप 8,50,500 से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आप 10% से ज्यादा नहीं दे, पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी 15% ज्यादा नहीं दे सकते। तो हम तो 10% देना चाह रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो वैसे ही फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन है पेड अप और फ्री रिजर्व का आप 10% ज्यादा नहीं दे सकते, यानी कि 10,91,300 से ज्यादा नहीं दे सकते। तीसरी कंडीशन है कि आपके कितना आप विड्रॉ कर सकते हो, कितना आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो, वो हो जाएगा फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप। तो कितना आप विड्रॉ कर सकते हो, फ्री रिजर्व में से आप माइनस करोगे 15% ऑफ पेड अप, तो आपका आएगा 8,50,500। तो यानी कि आप डिविडेंड देने के लिए मैक्सिमम 8,50,500 फ्री रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हो। फ्री रिजर्व से आप मैक्सिमम 8,50,500 विड्रॉ कर सकते हो। और करंट ईयर का प्रॉफिट आपके पास कितना है, करंट ईयर का प्रॉफिट है 3,57,000। तो आपके पास कितना पैसा है डिविडेंड देने के लिए, आपके पास है 5501 कैरी 9 10 11 12, आपके पास है डिविडेंड देने के लिए टोटल 12,07,500। आपके पास डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा है, 12,07,500। लेकिन इसमें से पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड है 17,50,000 का 9%। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है,
17,50,000 का 9%, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। 17,50,000 का 9%, 1,57,500, 1,57,500, यानी कि इक्विटी डिविडेंड आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 12,07,500 माइनस 1,57,500, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 12,07,500 माइनस, क्या आ जाएगा आपका, नहीं नहीं, 12,07,500 माइनस 1,50,000, ये आपका आ जाएगा 10,05,000, मतलब आप, सॉरी 10,50,000, आप मैक्सिमम 10,50,000 आप डिविडेंड दे सकते हो। और यहाँ बोर्ड कितना देना चाहते हैं, बोर्ड देना चाहते हैं 10%, 70 लाख का 10%, 7 लाख, क्या 7 लाख डिविडेंड दे सकते हैं, द आंसर इज यस, 7 लाख डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विड्रॉ करने के बाद कितने पैसे बचेंगे देने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, 10,50,000। तो यहाँ पर हम क्या 7 लाख यानी कि 10% डिविडेंड दे सकते हैं, द आंसर इज यस। एक सेकेंड, करंट ईयर का लॉस भी तो, अच्छा करंट ईयर में तो लॉस है ही नहीं, और डेप्रिसिएशन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि आप 10,50,000 तक डिविडेंड दे सकते हैं। बोर्ड सिर्फ 7 लाख देना चाहती है, 70 लाख का 10%, तो क्या 7 लाख बोर्ड डिविडेंड दे सकती है, द आंसर इज यस, बोर्ड 7 लाख डिविडेंड दे सकती। समझ में आया, तो बताओ। यहाँ पर देखो, जो भी आप अमाउंट पहले विड्रॉ करते हो ना, पहले तो आप 3 कंडीशन से अमाउंट कितना विड्रॉ करना है वो आप निकालते हो, कि अमाउंट आप मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो आप फ्री रिजर्व से। फिर वो निकालने के बाद जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, वो विड्रॉ करने के बाद आप उसमें पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, क्योंकि हम इक्विटी डिविडेंड देने के पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, तो आप इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो आप एज अ इक्विटी डिविडेंड दो। मैम वाई इट, क्योंकि हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 7 लाख, हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 7 लाख, पर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 3,57,000, करंट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ 3,57,000 है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट इनएडिक्वेट पड़ रहा है ना, मतलब इनएडिक्वेट मतलब जरूरत से कम, जरूरत से कम मतलब हमें जरूरत है 7 लाख की, क्योंकि हम 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो हमें, हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 7 लाख, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट तो सिर्फ 357 है ना, तो कम पड़ रहा है ना, कम पड़ रहा है, तो इसीलिए तो हम बाकी पैसा रिजर्व से निकाल के देंगे, समझ में आ रहा है, बाकी पैसा रिजर्व से निकालेंगे, और रिजर्व से आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, 8,50,000, तो रिजर्व से आप मैक्सिमम 8,50,000 निकाल सकते हो। करंट ईयर का प्रॉफिट है 357, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल डिविडेंड बांटने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड आप बांट सकते हो 12 लाख, तो 12 लाख में से पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, तो ये 12,07,500 आप मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हो, इसमें से पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 1,57,500, तो वो देने के बाद फिर लास्ट में जो बचेगा 10,50,000 वो एज अ इक्विटी डिविडेंड आप दे सकते हो। फ्री रिजर्व में प्रॉफिट क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है ना, उसको भी अपन एज अ फ्री रिजर्व ही ट्रीट करेंगे, तो उसको अपन फ्री रिजर्व में ही ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें से भी अगर अपन को पैसा निकालना है तो उसको अपन फ्री रिजर्व में ही ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, फ्री रिजर्व प्लस पीएनएल अकाउंट 21 लाख प्लस 63,000, ये अपन ने फ्री रिजर्व में ऐड किया है, यहाँ पर भी अपन ने फ्री रिजर्व में 63,000 ऐड किया है, ठीक है।
लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो करंट ईयर के प्रॉफिट से, तो पहले जो प्रीवियस ईयर के लॉसेस है वो आपको सेट ऑफ करना होगा, प्रीवियस ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो आपको सेट करना होगा, करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको सेट ऑफ करना होगा। सेम सेम अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आप अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन होता है, तो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, पास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, और करंट ईयर का जो लॉस होता है पूरा आपको सेट ऑफ करना होता है, उसके बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हो। इंटरम डिविडेंड बचा था हमारा करना। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड जो है हम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को भी दे सकते हैं या उनके ऑर्डर को भी दे सकते हैं, बट डिविडेंड हम कैश में नहीं दे सकते, हम चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पर कैश का मतलब है कि बेसिकली मॉनेटरी फॉर्म में आपको डिविडेंड देना है, कैश में नहीं देना है आपको। आर वी क्लियर विद दिस? यू कैन पे इट बाय चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसके बाद अपन ने, मैंने आपको बताया था कि आप डिविडेंड को बोनस शेयर की जगह पे नहीं दे सकते, आप बोनस शेयर को डिविडेंड की जगह पे नहीं दे सकते। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको डिविडेंड ही देना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंटरिम डिविडेंड वाला पॉइंट ना मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। इंटरिम डिविडेंड जो है ना, पॉइंट नंबर जी, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। जल्दी से एक बार यहाँ पर आ जाओ, पॉइंट नंबर एच में, पॉइंट नंबर एच में आ जाओ, और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। बात कुछ ऐसी है, कि देखो, बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही कंपनी जो है ना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जैसे ही कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो हमें ना डिक्लेयर करने के बाद वो पैसा अलग करना होता है विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर हमें एक बैंक में शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट, अलग से एक खाता खोलना होता है, बैंक खाता, जैसे आपका बैंक अकाउंट है ना वैसे ही। तो जैसे ही जो कंपनी होती है ना, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं ना कि मान के चलो हम 7 लाख रुपए डिविडेंड देंगे, मान के चलो कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम 7 लाख रुपए डिविडेंड देंगे, तो वो डिक्लेयर करने के बाद ना वो पैसा हमें अलग करना होता है ताकि हम उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूज ना करें। तो जैसे ही हम कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है ना, तो रूल है, लॉ है, सेक्शन 123, वो ये बोलता है कि 5 दिन के अंदर अंदर, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना, और आपके खाते से वो उस नए खाते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए पैसा। वो पैसा जो है, जो डिविडेंड का आप देने वाले हो, वो कंपनी के बैंक अकाउंट से उस सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और मैम कितने दिन के अंदर पेमेंट कर देना है? 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर। मैम ऐसा? हाँ जी, अगर आप वादा कर रहे हो कि आप डिविडेंड दोगे, 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। समझ में आया? मैम क्या बात कर रहे हो? मैंने ये बताया कि जैसे ही डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे ही हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट कर देना होता है। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो 30 दिन के अंदर, तो फिर नेक्स्ट 7 दिन के अंदर आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और आपको उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है। यस, जस्ट अ सेकेंड। थर्टी डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। और अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक और नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, एक और नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उसमें आपको ट्रांसफर करना होता है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और एक और मैं आपको बात बता रही हूँ कि ऐसा है कि मान के चलो कंपनी नहीं दे पाई डिविडेंड, कंपनी 30 दिन के अंदर नहीं दे पाई डिविडेंड, तो भी जो शेयर होल्डर है ना वो बाद में अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकता है। वो जब भी सो के जगेगा, जब भी वो आएगा कंपनी से अपना डिविडेंड क्लेम करने के लिए, तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अपना पैसा ले जा सकता है। कंपनी उसके साथ एडिशनल इंटरेस्ट देगी उस लेट पीरियड का। लेकिन अगर मान के चलो कोई शेयर होल्डर सो रहा है 7 साल तक और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कोई पैसा 7 साल तक पड़ा हुआ है, कोई शेयर होल्डर आया ही नहीं लेने, तो हम ये बोलेंगे भाई इसका माई बाप कोई नहीं है, इसका मालिक कोई नहीं है, काम करते हैं पैसे को हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं और बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। तो अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है ना, 7 ईयर्स तक, तो उस पैसे को फिर अपन एक गवर्नमेंट फंड है आईपीएफ, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बोला मैम? फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये पूरा स्टोरी है, ये पूरा आपका टाइमलाइन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या बोला मैंने, जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अगले 5 दिन के अंदर हमें उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अगले 5 दिन के अंदर हमें उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और 30 दिन के अंदर हमें उसको पे करना होता है। लेकिन अगर 30 दिन तक हम डिविडेंड नहीं पे कर पाते हैं, मान के चलो कंपनी की गलती है या शेयर होल्डर की गलती, किसी की भी गलती है, 30 दिन के अंदर हम डिविडेंड नहीं दे पाए, तो एक काम करेंगे, एक अलग से जो डिविडेंड अनपेड रह जाएंगे, जो डिविडेंड ऐसे डिविडेंड का पैसा जो अनपेड या अनक्लेम्ड रह जाएगा, उस पैसे को अपन एक और नया बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसका नाम हम देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उस 7 दिन के अंदर अंदर हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। और अगर हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कोई पैसा, ये सोच के कि भैया एक बार के लिए ये पैसा कोई डिविडेंड शेयर होल्डर आ नहीं रहा है अपना डिविडेंड लेने के लिए, तो इस पैसे को अपन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो क्या बोलते हैं 7 साल हो गए अभी तक अपना डिविडेंड लेने आया नहीं, उसका पैसा पड़ा हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए वो अपना डिविडेंड लेने आया नहीं, उसका पैसा पड़ा हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो उस पर्टिकुलर केस में अब हम बोलेंगे भाई इसका कोई माई बाप नहीं है, ये पैसा, ये शेयर होल्डर मर गया है या सो रहा है, कुंभकर्ण हो गया है, इसको नहीं चाहिए अपना पैसा। और फिर हम 7 साल वेट करेंगे कि वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हम 7 साल वेट करेंगे कि भाई आएगा मेरा शेयर होल्डर डिविडेंड लेने के लिए, नहीं आया 7 साल हो गए भाई, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई अब इसका शेयर होल्डर या तो मर गया या तो कहीं चला गया, इसको नहीं चाहिए इसका पैसा, हम उसको फिर गवर्नमेंट फंड आईपीएफ उसमें ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आपको पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये आईपीएफ जो फंड है ना, गवर्नमेंट का फंड है और इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए इस फंड के पैसे को यूज किया जाता है। पर आपको पता है अगर मान के चलो आईपीएफ में ट्रांसफर होने के बाद भी 7 साल के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर सो के जग रहा है, 7 साल के बाद अब वो जगह और कंपनी के पास आया, अरे मेरा डिविडेंड दो, तो पता है वो आईपीएफ से भी अपना डिविडेंड रिकवर कर सकता है। बट उस केस में उसको किससे मांगना होगा अपना पैसा? आईपीएफ अथॉरिटी से मांगना होगा। तो किससे मांगेगा अपना पैसा? आईपीएफ अथॉरिटी से मांगेगा। तो ये पूरा टाइमलाइन है, आपका। जल्दी से एक बार बुक में आ जाओ, हम रीड ले लेते हैं, इसको आप रीड करो। कौन सा? ये एच वाला पॉइंट रीड करो, यहाँ से यहाँ तक जल्दी, ये पूरा पैराग्राफ रीड करो, जल्दी रीड करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, पूरा एच वाला पॉइंट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रीड करो जल्दी। ओके, सो यहाँ पर बहुत इजी दिया हुआ है, बहुत इजी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब भी कहां पर दिया हुआ है ये सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 में कि द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरम डिविडेंड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरम डिविडेंड हो, आपको 5 दिन के अंदर स्केड्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यू हैव टू डिपॉजिट इन अ स्केड्यूल बैंक इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसके 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है। बीच में अगर कोई हॉलीडे आएगी तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑन 13 अगस्त, बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? 13 अगस्त को। तो हमें कब तक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है? अब यहाँ पर देखो नेशनल हॉलीडे आएगी, 15 अगस्त आएगी ना, इंडिपेंडेंस डे, तो क्या हम उसको एक्सक्लूड करेंगे? नहीं, उसको इंक्लूड करके 5 दिन होना चाहिए। तो 13 से 5 दिन काउंट कर लो। 13 अगस्त से 5 दिन कैसे काउंट होगा? 14 से काउंट करना चालू करेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन हो जाएगा आपका, यानी कि आपको 18 अगस्त तक जो है डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और ये जो 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करने वाली पॉइंट है, दिस विल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी इन विच 100% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इजी सा पॉइंट था।
उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैंने आपको ये तो बता दिया भाई साहब कि 5 दिन के अंदर आपको डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा, बट उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। मैम 30 डेज कहाँ से काउंट करेंगे? 5 दिन ट्रांसफर करने के बाद से क्या? नहीं, 30 डेज काउंट करेंगे डिक्लेरेशन से। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिविडेंड जो है जिस दिन आपने डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए। और अगर बीच में कोई नेशनल हॉलीडे भी आएगी ना, संडे भी आएगी, छुट्टी भी आएगी, तो भी हम उसको इंक्लूड करेंगे, हम उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। 30 डेज आपको कैलकुलेट करना है, चाहे 15 अगस्त आए, चाहे 26 जनवरी आए, चाहे रिपब्लिक डे आए, चाहे इंडिपेंडेंस डे आए, आपको उसको नहीं हटाना है, उसको इंक्लूड करेंगे 30 डेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये आई वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 124 में माय डियर, ये सेक्शन 123 में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक्शन 124 में, यानी कि हम नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। अभी तक हम पहला सेक्शन कर रहे थे इस चैप्टर का, विच इज 123। ये सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का, सेक्शन 124। तो सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन आपने डिक्लेयर किया है उसके 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। और अगर बीच में कोई हॉलीडे आएगी तो उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, कोई हॉलीडे आएगी तो उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, सेक्शन 123 सबसेक्शन 6। ये देखो जो मैंने अभी आपको टाइमलाइन बताई थी ना, वही वही यहाँ पर दिया हुआ है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें तो बोर्ड पहले प्रपोज करते हैं फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स को। बोर्ड डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड देना है और वो लोग प्रपोज करते हैं, रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को। तो बोर्ड डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। उसके बाद शेयर होल्डर्स एजीएम बुलाते हैं और एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ओआर। अगर अपन फाइनल डिविडेंड की बात करें तो फाइनल डिविडेंड एजीएम में शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद अब आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डिविडेंड इज टू बी ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज। 5 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब 30 दिन के अंदर पे करना है। फोर्थ वाला पॉइंट, डिविडेंड हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज। इतना समझ में आया? हाँ मैम, यहाँ तक तो कि 5 दिन के अंदर हमें सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और 30 दिन के अंदर पे करना है। 30 डेज कहां से काउंट करेंगे? डिक्लेरेशन से। ठीक है। अब अगर आप 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाते हैं तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोलना होगा और जितने भी डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रह जाएंगे, यानी जो आप नहीं दे पाए शेयर होल्डर्स को, वो आपको 30 दिन खत्म होने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन खत्म होने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो भी अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड होगा, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन नेक्स्ट 7 डेज। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितना लेट आप ट्रांसफर करेंगे उतना लेट पीरियड का 12% पर एनम के रेट से आपको ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, जितना लेट ट्रांसफर करोगे आप उतने लेट पीरियड का आपको 12% पर एनम के रेट से ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा फॉर डिफॉल्ट, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया। तो आप जितना लेट डिविडेंड पे करेंगे, सॉरी अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपका अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर नहीं होता है तो 12% पर एनम, 12% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा। एंड लास्टली, अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है, अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है तो 7 साल खत्म होने के बाद फिर वो पैसा आपको आईईपीएफ में ट्रांसफर करना होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड along with interest is to be transferred to IEPF। कहाँ ट्रांसफर करोगे? IEPF में ट्रांसफर करोगे। यहाँ देखो, ट्रांसफर टू IEPF आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसके 7 साल तक अगर वो पैसा वही रहता है तो उसके बाद आपको वो पैसा आईईपीएफ में ट्रांसफर करना होगा। दैट्स ऑल। पूरा आपको ये सारी टाइमलाइन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है 5 दिन के अंदर हमें सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, 30 डेज के अंदर हमें पे करना होता है। अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाए
तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, अदरवाइज 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है तो फिर उस पैसे को आपको IEPF में ट्रांसफर करना होगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। दैट्स इट। और वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो वही जो नीचे चार्ट में अपन ने पढ़ा वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सॉरी यहाँ तो कुछ और ही दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि अगर आप डिपॉजिट में डिफॉल्ट करेंगे तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये रिपीटेड है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कंपनी सेक्शन 73 74 में डिफॉल्ट करती है, सेक्शन 73 ना डिपॉजिट की बात करता है, किसकी बात करती है, डिपॉजिट्स की, उधार पहले बता चुकी हूँ ना मैं आपको कि अगर आप डिपॉजिट में डिफॉल्ट करेंगे तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ये दूसरी बात लिखी हुई है। अब नीचे आ जाओ सेक्शन 124 में, सेक्शन 124 में आ जाओ, हमारा सेक्शन 123 हो गया है कंप्लीट, सेक्शन 123 हो गया कंप्लीट। इतना बड़ा सेक्शन था और एक टॉपिक उसमें छोड़ा है अपन ने, सेक्शन 123 में एक छोटा सा इंटरिम डिविडेंड का टॉपिक छोड़ा है अपन ने, राइट। उसको छोड़ करके बाकी पूरा सेक्शन 123 हो गया है, जो कि इस चैप्टर का पहला सेक्शन था। दूसरा सेक्शन, मैम 7 डेज पीरियड इज बिफोर 30 डेज, नहीं आफ्टर 30 डेज। संदीप देखो, मान के चलो कि 1 जनवरी 2024 को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए, यानी कि बाई 30 जनवरी, ठीक है, बाई 31 जनवरी, सॉरी बाई 31 जनवरी पे हो जाना चाहिए। अगर आप 31 जनवरी तक पे नहीं करते हो, अगर आप 31 जनवरी तक पे नहीं करते हो तो अगले 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 फरवरी 7 फेब तक आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और अगर आप नहीं करते हो तो जितना लेट आप ट्रांसफर करोगे उस लेट पीरियड का 12% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा। समझ में आया संदीप? अगर आप 30 डेज के अंदर पे नहीं करते हो तो अगले 7 नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, ओके ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। पहला अभी तक देखो कितना बड़ा था सेक्शन 123, अभी तक सिर्फ सेक्शन 123 चल रहा था 3 दिन से नहीं, पहले दिन तो अपन ने बेसिक किया था, कल अपन ने सेक्शन 123 किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो आपको ये कहानी बताई ना मैंने पूरी, ये वाली कहानी, ये पूरी कहानी, ये कहानी सेक्शन 124 में दी हुई है। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई कि 30 डेज के अंदर पे कर दो, 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर कर दो, और अगर वहां 7 साल तक है तो IPF में ट्रांसफर कर दो। ये जो पूरी कहानी अपन ने पढ़ी, ये कहानी आपकी अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124 में दी हुई है। मैम एक दिन भी लेट हुआ तो 12%, हाँ एक दिन भी लेट हुआ तो 12% पर एनम है ना, तो आप कैसे निकालोगे, इंटू 12/100 इंटू 1/365, ऑब्वियसली 12% पूरे साल भर का इंटरेस्ट है, तो एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, जितना भी होगा वो ऐड हो जाएगा। एक दिन भी लेट हुआ तो उस दिन का इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है कार्तिक? यस ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 124, ये जो पूरी कहानी अपन ने पढ़ी यही वाली कहानी सेक्शन 124 में दी हुई है। यहाँ पर आ जाओ सेक्शन 124 सबसेक्शन 1। सबसे पहले सेक्शन 124 सेक्शन को ना हमेशा अलग कलर से हाईलाइट करना ताकि वो दूर से दिख जाए, ये सेक्शन नंबर है, मैं ब्लू कलर से करती हूँ। सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि when a dividend has been declared by the company and it has not been paid within 30 days from the date of declaration, सेक्शन 124 बोल रहा है कि डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन 30 दिन तक पे नहीं हो पाया, तो अगर 30 दिन तक आप पे नहीं कर पाए तो उस केस में कंपनी शैल within 7 days from the date of expiry of 30 days, 30 डेज खत्म होने के बाद नेक्स्ट 7 डेज के अंदर यू हैव टू ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड व्हिच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड टू अ स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन बाय द कंपनी विद अ शेड्यूल्ड बैंक व्हिच इज नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बोला है कि अगर आप 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दे पाए तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना है जिसका नाम आप दोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उस अकाउंट में आपको सारा अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर कर देना है। अगर नहीं करते हो तो 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट आपको देना होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर, इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट,
अगर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाती है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो यू हैव टू पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस दिन से आपका इंटरेस्ट काउंट करना चालू होगा और आपको 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और मैम एक बात बता दे रहे हैं आपको, जैसे ही कोई पैसा आईपीएफ सॉरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद अगर शेयर होल्डर सो के जग रहा है, अरे मेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा डिविडेंड मेरा डिविडेंड, और उसका डिविडेंड मान के चलो कंपनी, मैं शेयर होल्डर हूं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैं उसकी शेयर होल्डर हूं, और 30 दिन के अंदर कंपनी मुझे देना चाह रही थी डिविडेंड, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने डिविडेंड वारंट एंड कैश नहीं कराया। कंपनी ने मुझे डिविडेंड वारंट दिया लेकिन मैंने एन कैश नहीं कराया, तो मैं डिविडेंड नहीं ले पाई 30 दिन के अंदर। तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अब कंपनी जो डिविडेंड मुझे नहीं दे पाई, शेयर होल्डर को नहीं दे पाई, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद शेयर होल्डर जग रहा है, शेयर होल्डर आ रहा है, कंपनी को बोल रहा है मेरा पैसा मेरा पैसा, तो क्या वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अपना डिविडेंड रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस। कोई भी शेयर होल्डर आ सकता है, उसका भले ही उसका डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है सेक्शन 124 सबसेक्शन 4 में कि एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर्ड अंडर 124(1), जो पैसा ट्रांसफर हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अगर आप उसको क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा पैसा है, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। वो कंपनी को अप्लाई करेगा और कंपनी फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से वो पैसा निकाल के शेयर होल्डर्स को दे देगी। देखो क्या होता है ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट अपन क्यों बनाते हैं, ताकि वो पैसा अलग रहे, वो पैसा अलग ही रहे, वो पैसा कंपनी अपने पर्पस के लिए यूज ना करे, ठीक है, वो पैसा अलग ही रहे, और अगर बाद में कोई शेयर होल्डर अपना पैसा मांगने आता है तो हम उसमें से निकाल के उसको दे देंगे। तो ये पर्पस होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाने का, कि अगर बाद में कोई शेयर होल्डर आता है, वो अपना पैसा क्लेम करता है, तो वो कंपनी को अप्लाई करेगा और कंपनी फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से वो पैसा निकाल के उसको दे देगी। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात है कि जैसे ही कोई पैसा हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो 90 डेज के अंदर अंदर ना अपन को पब्लिक नोटिस देना होता है कि भैया 90 डेज के अंदर अंदर ना हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है कि हमने ये पैसा आपका इन शेयर होल्डर्स का ये इतना इतना डिविडेंड हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ताकि पब्लिक जो है उसको पढ़े और शेयर होल्डर्स को पता चले कि उनका डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और वो लोग अपना डिविडेंड कंपनी को अप्लाई करके रिकवर कर ले। तो जैसे ही कंपनी कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करती है ना, तो अगले 90 डेज के अंदर हमें वेबसाइट पब्लिकेशन करना होता है, जिसमें हम उस शेयर होल्डर का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं और कितना डिविडेंड उसका अनपेड है वो लिखते हैं। जिस भी शेयर होल्डर का डिविडेंड अनपेड है, हम उस शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस और अमाउंट ऑफ डिविडेंड लिखते हैं, अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 124 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अ कंपनी शैल इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें शेयर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस और उसका अनपेड डिविडेंड का अमाउंट लिखेगी और उसको वेबसाइट में पब्लिश कर देगी। कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए जब वो लोग वेबसाइट पढ़ें तो कि हमारा डिविडेंड अनपेड है, हम जाके रिकवर कर ले कंपनी से। इतनी सी बात है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, सेक्शन 124। सेक्शन 124 ये बोलता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर नहीं करते हो तो जो लेट पीरियड होगा उसका 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और अगर कर देते हो ट्रांसफर तो अगले 90 डेज के अंदर आपको वेबसाइट पब्लिकेशन करना होगा जिसमें आप शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस और अनपेड डिविडेंड का अमाउंट लिखेंगे। और अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद भी शेयर होल्डर्स जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं कंपनी को अप्लाई करके। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 124। सेक्शन 124 अभी खत्म नहीं हुआ है, सेक्शन 124 थोड़ा सा बचा है। सेक्शन 124 बचा है, सेक्शन 1 यस। तो सेक्शन 124 हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बचा है बस। एक ये छोटी सी बात लिखी हुई है, क्लेमिंग ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड which remains unpaid means a dividend the warrant in respect of which has not been encashed or which has otherwise not been paid or claimed।
अनपेड डिविडेंड यानी कोई भी ऐसा डिविडेंड जो हम किसी भी तरह से पे नहीं कर पाए या क्लेम नहीं कर पाया शेयर होल्डर, या फिर हमने डिविडेंड वारंट दिया था शेयर होल्डर को और शेयर होल्डर ने उसको एनकैश नहीं कराया, तो हम उसको बोलेंगे अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। बकवास। उसके बाद सेक्शन 124 का लास्ट सबसेक्शन, सेक्शन 124 सबसेक्शन 5। सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहेगा तो उस पैसे को आप फिर आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। मैम, आईपीएफ में ट्रांसफर करने के बाद जो आईपीएफ फंड को मेंटेन करता है ना, वो एक अथॉरिटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी का नाम है आईपीएफ अथॉरिटी। आईपीएफ अथॉरिटी इस फंड को मेंटेन करती है, आईपीएफ फंड को। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 में कि अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है तो उसके बाद आपको वो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर कर देना है। और आईपीएफ में ट्रांसफर करने के बाद आप आईपीएफ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे लिखित में एक स्टेटमेंट देके, जिसके थ्रू आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि आपने पैसा ट्रांसफर किया है। और आईपीएफ को जब भी आप कोई पैसा ट्रांसफर करते हो ना, तो आईपीएफ आपको एक देती है रिसीट एज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ पैसा रिसीव हुआ है, तो आईपीएफ अथॉरिटी आपको रिसीट दे देगी कंपनी को। मैम, अगर कोई पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया है उसके बाद भी शेयर होल्डर्स रिकवर कर सकते हैं कि अपना डिविडेंड? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कंपनी को नहीं आईपीएफ अथॉरिटी को अप्लाई करना होगा वो पैसा रिकवर करने के लिए, फिर आईपीएफ अथॉरिटी उनका डिविडेंड उनको वापस कर देगी। समझ में आया? यहाँ पर देखो ये सेक्शन 124 में ही लिखा हुआ है। सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि एनी मनी विच इज ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कोई भी पैसा जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर हुआ है, remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of transfer। तो 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है, यानी कि वो पैसा 7 साल तक it shall be transferred by the company to the fund established under 125 subsection 1। आपको बोल रहा है कि उस फंड में हम ट्रांसफर कर देंगे जो सेक्शन 125 के अंदर बना है। सेक्शन 125 के अंदर कौन सा फंड बना है? आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो अगर कोई पैसा 7 साल तक कोई डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है तो वो पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे आईईपीएफ फंड में। और उसके बाद कोई भी पैसा आप आईपीएफ में ट्रांसफर करते हो तो आप एक दोगे आईपीएफ अथॉरिटी को, और आईपीएफ अथॉरिटी आपको एक रिसीट इशू कर देगा कि हाँ हमें इस कंपनी से इतना इतना पैसा मिला है। जल्दी से बताओ सेक्शन 124 में आया क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट? जल्दी से बताओ सेक्शन 1 डाउट। यस यस, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 125। देखो 125 ही है, उसके बाद 126 और 127 एकदम छोटू छोटू सेक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। सेक्शन 125 आईपीएफ की बात करता है। सेक्शन 125 ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए एक फंड बना सकता है। और सेक्शन 125 की पावर यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया। और सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड बना दिया। फंड का नाम है आईईपीएफ। सेक्शन है 125। सेक्शन 125 के अंदर आईईपीएफ का स्थापना हुआ, आईईपीएफ फंड बनाया गया जिसका नाम है इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये फंड कब बना? 2016 में बना है, बहुत पुराना नहीं है, अभी अभी का है, 2016 में। और इस फंड को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, इस फंड में कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाएंगे, किस किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो इस फंड को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है आईईपीएफ अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसमें गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं। और ये जो आईपीएफ अथॉरिटी है, इसका काम ये है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आईपीएफ फंड को मैनेज करना। ये जो हमने अथॉरिटी बनाई आईपीएफ अथॉरिटी, इसका काम है आईपीएफ फंड को मैनेज करना। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी? यहाँ पर अथॉरिटी मतलब हम आईपीएफ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? तो आईपीएफ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईपीएफ फंड। इस आईपीएफ फंड को मैनेज करने की, एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आईईपीएफ अथॉरिटी के पास है। बकवास बात। अब दो इंपॉर्टेंट बात आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं कि ये फंड है, फंड मतलब समझ लो गुल्लक है, पिगी बैंक। पिगी बैंक, मैं सिर्फ पिगी बैंक बनाती हूँ, पोटली पोटली, ये मान के चलो आपकी पैसे की पोटली है, पैसे की पोटली है, मान के चलो ये क्या है आपका? आईपीएफ फंड है, ठीक है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मान के चलो ये आपकी पैसे की पोटली है, ये आपका फंड है।
अब इसमें दो चीजें आपको पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, पैसे कहां से आएंगे और पैसे कहां कहां जाएंगे। क्या बोला मैडम, फिर से बोलो। आईपीएफ में दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पहला, आईपीएफ में पैसे कहां से आएंगे, और दूसरा, आईपीएफ के पैसे को आप किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। पैसे कहां कहां जाएंगे, पैसे कहां से आए, पैसे कहां गए, पैसे कब आए, पैसे कब गए। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट हो जाएगा कि आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है इस आईपीएफ वाले टॉपिक में। पहला, कि आईपीएफ में पैसा आएगा कहां से, कहां कहां से पैसा ट्रांसफर होगा आईपीएफ को, तो वो दिया हुआ है सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 बोलता है फॉलोइंग मनी शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड। कहां से पैसा आएगा, ये सारा पैसा ट्रांसफर होगा, ये सारा तो यहां पर दिया हुआ है ना, ये सारा पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर होगा। उसके बाद सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 बोलता है कि आईपीएफ के पैसे को आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो माय डियर, मैं आपको बता रही हूं, आपको सेक्शन 125 का ना 3 सबसेक्शन पढ़ना है। सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और उसने अपनी पावर को यूज करके फंड बनाया, आईपीएफ फंड। सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 ये बोलता है पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे आईपीएफ में, कहां से पैसे क्रेडिट होंगे। क्रेडिट होना मतलब आना, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा आया है, कहां से इस फंड में पैसे आएंगे। और सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 बोलता है कि आप इस फंड के पैसे को किन चीजों के लिए यूज कर सकते हो, पैसे कहां जाएंगे। यस, आईपीएफ के पैसे को आप किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। अब ये दोनों टॉपिक है, जल्दी से यहां पर आ जाओ। सबसे पहला, सेक्शन 125 सबसेक्शन 2, पैसे कहां से आएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखो, कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इजी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी कंपनी से डोनेशन मिलता है, कोई कई बार ना गवर्नमेंट आईपीएफ में डोनेशन कर देती है पैसों को कि चलो इसको इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट से डोनेशन मिला है, कंपनी से डोनेशन मिला है, तो वहां से पैसा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ग्रांट दिया है, टाइम टू टाइम ना सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ग्रांट्स देते रहती है, पैसे, ग्रांट्स मतलब अगेन पैसे देते रहती है फंड्स को फॉर द यूजिंग इट फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला है तो वहां से पैसे आ सकते हैं आईपीएफ में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से या कंपनी से कोई डोनेशन मिला है तो वहां से पैसे आ सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, आईपीएफ में जो पैसा रहता है ना, उसको अपन इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से कई बार इनकम या इंटरेस्ट आ जाती है। तो कहां से पैसे आते हैं, समटाइम्स वी गेट इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द फंड। कई बार क्या होता है ना, आईपीएफ में जो पैसे हैं वो खाली क्यों रखे ना, खाली रखने की जगह एक काम करो, इन्वेस्ट कर दो। फिर जो आईपीएफ का पैसा है उसको अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां से भी तो इंटरेस्ट और अदर इनकम आएगी ना। तो वो जो इनकम आएगी, इंटरेस्ट और अदर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड आउट द फंड, वो वहां से पैसा आएगा आईपीएफ में। हमने 3 पॉइंट कर लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा सेक्शन 124 में कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट, पैसा कहां से आएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कोई कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाया है और वो अनपेड डिविडेंड में 7 साल या उससे ज्यादा पैसा, तो वो पैसा फिर आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हाँ, 7 साल के बाद, 7 साल से पहले नहीं। अगर कोई पैसा लगातार 7 साल तक आईपीएफ में होता है, कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स तक, अगर कोई पैसा कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स तक आईपीएफ में होता है तो फिर वो पैसा आपका, सॉरी आई एम रियली, अगर कोई पैसा लगातार 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है तो वो पैसा फिर आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई पैसा लगातार 7 साल अकाउंट में है तो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो 7 इयर्स और मोर, 7 इयर्स और मोर। सेम जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा ना कि डिविडेंड का पैसा हम नहीं दे पाए तो वो हमने 7 साल तक वो अनपेड रहा तो वो हमने आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया। सेम उसी तरह ये और कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे मान के चलो कि जिस तरह से आप डिविडेंड का पैसा नहीं दे पाए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी उधारी लेती है, डिपॉजिट और डिबेंचर। डिपॉजिट और डिबेंचर क्या होता है, उधारी होती है जो कंपनी लेती है। डिपॉजिट और डिबेंचर क्या होते हैं, उधारी होती है। कई बार क्या होता है ना, कंपनी उधारी लेती है ना, वापस नहीं कर पाती है। कंपनी कोशिश कर रही है वापस करने का, लेकिन शेयर होल्डर्स ही नहीं, सॉरी, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर, जिन लोगों ने उधार दिया वो लोग वापस ले ही नहीं रहे हैं, तो कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है। डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, डिबेंचर मैच्योर हो गया है, लेकिन हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या उसका इंटरेस्ट हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, और वो 7 साल तक अनपेड है। यहाँ आपको 7 साल वेट करना होगा ना, 7 साल उनकी राह ताकनी होगी आपको। 7 साल तक उनका वेट करना होगा कि वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, वो आएंगे, ठीक है। 7 साल तक आपको वेट करना होगा। अगर डिपॉजिट का पैसा मैच्योर हो गया है बट आप पे नहीं कर पा रहे हो, या डिबेंचर का पैसा मैच्योर हो गया है या आप पे नहीं कर पा रहे हो, या इन दोनों का इंटरेस्ट,
अब अगर ये 7 साल आपको वेट करना होगा कि वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, 7 साल हो गया भाई वो अनपेड है वो पैसा, 7 साल हो गया वो मेच्योर डिपॉजिट का पैसा अनपेड है या उसका इंटरेस्ट, या मेच्योर डिबेंचर का पैसा अनपेड है या उसका इंटरेस्ट, तो अब 7 साल हो गए ना, वो पैसे को आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। सेम उसी तरह अगर अगर आपने कोई एप्लीकेशन मनी मिला फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स विच इज ड्यू फॉर रिफंड, जो 7 साल हो गए पर आप रिफंड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। याद करो जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, पब्लिक ऑफर, तो लोग जब अप्लाई करते हैं ना, तो उसके साथ वो लोग एप्लीकेशन मनी एडवांस में देते हैं। आप लोग ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, वो लोग एप्लीकेशन मनी एडवांस में देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको अलॉटमेंट मिल जाए। या तो कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी, या तो रिजेक्ट करेगी, या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। शेयर्स याद आ रहा है क्या? शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग क्लास 12th की। तो देखो क्या होता है ना, जब कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है ना, तो शेयर होल्डर्स ना एप्लीकेशन मनी देते हैं। पब्लिक क्या देती है? एप्लीकेशन मनी एडवांस में अलॉटमेंट के लिए। लेकिन अगर अपन उनको अलॉट नहीं करते हैं शेयर्स, तो अपन को उनके पैसे रिफंड करने होते हैं। अब मान के चलो कंपनी रिफंड करना चाह रही है, लेकिन वो सामने वाला बंदा अपने पैसे वापस ले ही नहीं रहा है, तो हम 7 साल तक उसका वेट करेंगे कि वो आएगा अपना पैसा लेके जाएगा। लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो जो एप्लीकेशन मनी उन्होंने दिया था वो ड्यू फॉर रिफंड हो गया, और 7 साल तक हम वेट कर रहे हैं, वो वापस ले ही नहीं रहा है वो पैसे। तो 7 साल हो गए, तो उस एप्लीकेशन मनी को अब आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पैसे आईपीएफ को ट्रांसफर होते हैं। तो अगर डिविडेंड का पैसा 7 साल तक अनपेड है, तो आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। अगर एप्लीकेशन मनी जो एडवांस में मिला है वो 7 साल तक अनपेड है, ड्यू फॉर रिफंड है और अनपेड है, तो आप उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। अगर डिपॉजिट का या डिबेंचर का या उसके इंटरेस्ट का पैसा 7 साल तक अनपेड है, तो आप उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। सेम उसी तरह रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपके मेच्योर हो चुके हैं पर आप उसको रिडीम नहीं कर पा रहे, वो अनपेड है, सामने वाला अपना पैसा वापस लेके जा ही नहीं पा रहा है, तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो कि मेच्योर हो चुके हैं बट अनपेड है फॉर 7 years और मोर, आप 7 साल तक उनका वेट कर रहे हो कि वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, लेकिन 7 साल हो गए वो पैसा अनपेड है, तो अब आप उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। प्लीज ध्यान रखना, ये 8 से लेके 13 पॉइंट जो है ना, ये तुरंत आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। आप 7 साल तक वेट करोगे कि वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, लेकिन अगर 7 साल तक कंपनी वो पैसा पे नहीं कर पाती है, तो ही ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पैसे आईपीएफ में ट्रांसफर होंगे। प्लीज ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 8 से लेके पॉइंट नंबर 13 तक ये सारे पैसे आईपीएफ में 7 साल के बाद ही ट्रांसफर होंगे। अगर 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक वो पैसा अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है, तो ही जाके वो आईपीएफ में ट्रांसफर होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया? सच अदर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब। और एक छोटी सी बात लिखी है, कई बार जब अपन बोनस शेयर्स इशू करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में कुछ शेयर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन में शेयर्स आ जाते हैं, तो पैसे ना अपन जो शेयर्स अपन इशू कर पाते हैं, कई बार ना फ्रैक्शन में कुछ शेयर्स आ जाते हैं जो अपन इशू नहीं कर पाते हैं, तो फ्रैक्शनल शेयर्स के जो पैसे होते हैं ना, वो भी अपन को आईपीएफ में ट्रांसफर करने होते हैं। कई बार क्या होता है ना, अपन बोनस शेयर्स इशू करते हैं या मर्जर अमालगमेशन करते हैं ना, फ्रैक्शनल शेयर्स के पैसे होते हैं, वो पैसे अगर 7 साल तक अनपेड रहते हैं, 7 years तक, वो पैसे अगर 7 साल तक अनपेड रहते हैं, तो वो पैसे भी आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करने होंगे। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो गए हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं 124 तक। अच्छा हाँ, अब मैं आपको एक और बताने जा रही हूँ कि अगर कहीं से कोई ग्रैंड फीस चार्जेस मिल रहा है, वो पैसे भी आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। अगर अथॉरिटी को कोई इनकम मिल रही है, तो वो पैसे भी आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। अगर अथॉरिटी के इन्वेस्टमेंट से कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो पैसे भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक नई बात बताने जा रही हूँ, ध्यान मान के चलो कुछ डिविडेंड है, एक ये कंपनी है, होल्डर है, मान के चलो कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, कंपनी है और ये शेयर होल्डर है। अब हो क्या रहा है ना कि मान के चलो 100 शेयर्स खरीदे हैं, 100 शेयर्स खरीदे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में उसको मान के चलो 500 रुपए डिविडेंड मिल रहा था, 500 रुपए डिविडेंड, हर शेयर्स का 5 रुपए, हर शेयर्स का 5 रुपए, मान के चलो इसको डिविडेंड मिलने वाला था। यस, वेरी गुड संदीप, सही समझा आपने। नहीं एज असेट नहीं,
मैं बताती हूँ। अगर मान के चलो ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, इसके पास 100 शेयर्स है और उसको उसमें 500 रुपए डिविडेंड मिलने का है, बट ये ना अनपेड है या अनक्लेम्ड है 7 ईयर्स के लिए, तो ये 500 रुपए तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। एक फंड बना लेते हैं, मान के चलो ये आईपीएफ फंड है, तो ये 500 रुपए तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये 500 रुपए जो 7 साल तक अनपेड है, ये 500 रुपए ये जो डिविडेंड है, ये जो 7 साल तक अनपेड है, ये डिविडेंड तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो शेयर्स है, जिस शेयर्स के रिस्पेक्ट में ये डिविडेंड 7 साल तक अनपेड है, हम बोलेंगे शेयर होल्डर मर गया या तो सो रहा है, क्या उसको पड़ी नहीं है कि अपना डिविडेंड लेके जा नहीं रहा है। ये मर गया क्या, ये मर गया क्या शेयर होल्डर, 7 साल हो गए अपना डिविडेंड लेके जा ही नहीं रहा है। तो अगर उसका डिविडेंड लगातार 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड होता है, तो वो डिविडेंड तो ट्रांसफर होगा ही आईपीएफ में। साथ ही साथ ये जो इसके 100 शेयर्स है ना, जो उसने होल्ड किए हैं, ये 100 शेयर्स भी आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में, ये शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट से ऑटोमेटिकली आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में ये 100 शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या बोला मैडम, फिर से बोलो। देखो मैंने ये बोला कि अगर किसी शेयर्स के रिस्पेक्ट में डिविडेंड 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड होता है, तो वो डिविडेंड तो आईपीएफ में जाएगा ही। साथ ही साथ वो जो शेयर्स थे, जिस शेयर्स के रिस्पेक्ट में डिविडेंड 7 साल तक अनपेड है, वो शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया क्या, कि शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि अब वो शेयर्स इसके नहीं रहे शेयर होल्डर के। हम ये बोलेंगे शेयर होल्डर मर गया, ये सो रहा है, कुछ तो भी कर रहा है, कुंभकर्ण है, 10 साल से सो रहा है, राइट। तो ये जो 100 शेयर्स है ना, ये भी आईपीएफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। आईपीएफ के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलेगा और आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में आईपीएफ के नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि अब शेयर होल्डर कौन बन जाएगा, अब शेयर होल्डर बन जाएगा आईपीएफ, ना कि ये शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर नहीं रहा, वो शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, आईपीएफ को। समझ में आया क्या? हाँ मैम समझ में आ गया। लेकिन मैम मान के चलो अब 10 साल के बाद ये शेयर होल्डर सो के जग रहा है और बोल रहा है अरे मेरे शेयर कहाँ गए, अरे मेरा डिविडेंड कहाँ गया। तो अब अगर वो 10 साल के बाद या 7 साल के बाद जब उसके शेयर्स और उसके डिविडेंड सारे आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए, उसके बाद वो सो के जग रहा है और कंपनी को बोल रहा है मेरे शेयर्स दो, मेरे डिविडेंड दो, तो वो ले सकता है क्या? हाँ वो क्लेम कर सकता है, लेकिन अब उसको किससे मांगना पड़ेगा, आईपीएफ अथॉरिटी से। अब अगर उसको आईपीएफ में ट्रांसफर होने के बाद अगर वो अपने शेयर्स या डिविडेंड क्लेम करेगा, तो वो कंपनी को अप्लाई करेगा, सॉरी आईपीएफ को अप्लाई करेगा, आईपीएफ अथॉरिटी को, और आईपीएफ अथॉरिटी फिर उसका शेयर और डिविडेंड वापस कर देगी। यस, कैंसिल नहीं करेगी कार्तिक, कैंसिल नहीं करेगी ये शेयर्स। कार्तिक क्या करेगी कंपनी, ये जो शेयर्स है ना, शेयर होल्डर चेंज हो जाएगा। समझो कि पहले ये 100 शेयर्स इस शेयर होल्डर के नाम पे थे, मिस्टर ए के नाम पे थे, अब वो 100 शेयर्स आईपीएफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फर्क ही पड़ेगा कि कैंसिल नहीं हो रहे, शेयर्स हैं। पहले मिस्टर ए शेयर होल्डर थे, अब आईपीएफ शेयर होल्डर बन जाएगी। बात को समझ रहे हो? वो शेयर्स आईपीएफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में, तो आईपीएफ शेयर होल्डर बन जाएगी। समझ में आया क्या? यस, ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिशन बोल सकते हैं रेदर इसको, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझ में आई बात? बात समझ में आई क्या? शेयर्स ट्रांसफर होने वाली। यस यस, लीगल हेयर कैन ऑल्सो क्लेम संदीप, लीगल हेयर भी क्लेम कर सकता है उसको। मान के चलो शेयर होल्डर मर गया, अब उसका लीगल हेयर क्लेम करना चाहता है आईपीएफ का पैसा, वो भी क्लेम कर सकता है आईपीएफ में जो उसका डिविडेंड ट्रांसफर हुआ है या शेयर्स ट्रांसफर हुआ है, उसका लीगल हेयर भी क्लेम कर सकता है। यस, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या मैं इसको बुक से आपको बताऊं? ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रही थी कि शेयर्स है जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिविडेंड ट्रांसफर किया आईपीएफ में, वो शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 124 सबसेक्शन 6। सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर आपके डिविडेंड अनपेड अनक्लेम्ड रहते हैं 7 साल तक, और अगर आप वो डिविडेंड ट्रांसफर करते हो ना, तो उस डिविडेंड के रिस्पेक्ट में जो शेयर्स है ना, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे आईपीएफ में। ये सारे हैं कि आईपीएफ में पैसे कहाँ से आएंगे, प्लीज यहाँ पर लिख लो। सारे जो अमाउंट है ना, ये तभी ट्रांसफर होंगे अगर 7 साल तक अनपेड अनक्लेम्ड रहता है। तो ये वाले कौन सा पॉइंट नंबर 8 to 13 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 8 to 13, ये वाले जो पैसे हैं पॉइंट नंबर 3 वाला और पॉइंट नंबर 8 to 13, ये पहले हम 7 साल तक वेट करेंगे। अगर 7 साल तक अनपेड रहता है तो ही वो आईपीएफ में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ मैम, ये हमने पढ़ लिया और ये इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ना कि कहाँ कहाँ से पैसे ट्रांसफर होते हैं आईपीएफ में, कहाँ कहाँ से पैसे ट्रांसफर होते हैं आईपीएफ में। अब
देखो यहाँ पर ना वही वाला लिखा हुआ है जो मैं आपको बताई कि पॉइंट नंबर 8 to 10 का पैसा तभी ट्रांसफर होगा अगर वो 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड है तो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ 7 years। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। आईपीएफ का पैसा को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, तो देखो याद करो अभी मैंने बताया था कि कोई शेयर होल्डर का पैसा डिविडेंड अनपेड है या उसके शेयर्स ट्रांसफर हो गए, अब बाद में भी वो शेयर होल्डर सो के जग रहा है और वो अपने पैसा क्लेम करने आ रहा है, तो जब वो अपना पैसा क्लेम करने आएगा तो हम उसको रिफंड कर देंगे क्या? हाँ, मान के चलो डिपॉजिट डिबेंचर का पैसा है, 7 साल हो गए वो ले नहीं रहा है अपना पैसा, हमने आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया। मैम 7 साल के बाद भी, आईपीएफ में ट्रांसफर होने के बाद भी अगर वो डिबेंचर होल्डर सो के जग रहा है और आईपीएफ को अप्लाई कर रहा है, मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो, तो वो वापस मांगेगा तो हम दे देंगे उसको। तो सबसे पहला हम आईपीएफ को पैसे को किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं? अगर जिसका पैसा ट्रांसफर हुआ है वो राइटफुल ओनर अगर क्लेम करने आता है अपना पैसा तो हम उसको रिफंड कर देंगे। तो हम इस चीज के लिए हम आईपीएफ का पैसा यूज कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं हम आईपीएफ का पैसा किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आईपीएफ का पैसा, ये दिया हुआ है सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 में। बोलता है फंड कैन बी यूज्ड फॉर नंबर 1 रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, रिफंड ऑफ मेच्योर डिपॉजिट, डिवेंचर, एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा। यानी कि जिस बंदे का ऐसा अनपेड था 7 साल तक, डिपॉजिट का, डिबेंचर का, शेयर्स का, रिफंड डिविडेंड का, जो भी पैसा उसका अनपेड था, अगर वो राइटफुल ओनर वापस से क्लेम करने आता है तो हम उसको रिफंड देने के लिए आईपीएफ का पैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी का पैसा है ना, अगर राइटफुल ओनर क्लेम करने आएगा तो हम उसको निकाल के दे देंगे आईपीएफ से पैसा। दूसरा, अगर मान के चलो कोई क्लेम करने आता ही नहीं है, आईपीएफ में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको हम किन चीजों के लिए यूज करेंगे? तो नाम से ही समझ में आता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हमें उस पैसे को इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस के लिए और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। तो ये तो प्रीटी ऑब्वियस है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इस फंड को हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज, राइट। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पढ़ो। अगर अगर क्लास एक्शन, देखो क्लास एक्शन कभी अपन ने पढ़ा नहीं है, आपका एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करके चैप्टर है वहां पर अपन पढ़ेंगे। अगर शेयर होल्डर्स लोग मिलकर क्लास एक्शन सूट करते हैं ना, क्लास एक्शन सूट मतलब जब सारे शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स एक साथ मिलकर कंपनी के अगेंस्ट केस करते हैं ना, तो उसमें जो भी खर्चा आता है ना, लीगल एक्सपेंसेस, कंपनी के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स लोग मिलकर केस कर रहे हैं, क्लास एक्शन सूट कर रहे हैं, लीगल एक्सपेंस आएगा, लीगल एक्सपेंस को पूरा भरपाई करने के लिए भी आईपीएफ का पैसा यूज किया जा सकता है। और एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस, इनसे रिलेटेड कोई पर्पस है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। और लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसॉग्ड अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर होल्डर हु हैव सफर्ड लॉस ड्यू टू रॉन्ग एक्शन डन बाय द कंपनी। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कंपनी ने कुछ अगर फ्रॉड किया, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स के साथ कुछ फ्रॉड किया और उससे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट का कोई नुकसान हो गया, उस केस में कंपनी जो भी सॉरी उस केस में कंपनी जो भी इलीगल गेन कमाएगी ना, वो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो पैसा है जो आईपीएफ में ट्रांसफर हुआ है कंपनी के इलीगल प्रॉफिट का, वो पैसा हम यूज कर सकते हैं टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस इंकर्ड बाय शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो कंपनी के वजह से शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर को कोई नुकसान हो गया, तो उनको वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईपीएफ फंड यूज किया जा सकता है। डिसॉल्व्ड अमाउंट यानी जो अभी बटा नहीं है, जो कंपनी से आईपीएफ में ट्रांसफर हुआ है, जो पैसा फ्रॉड का पैसा, वो पैसा हम जो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। यानी कि आईपीएफ का पैसा हम शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर को कंपेंसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर उनको कंपनी की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है तो। दिस इज ऑल अबाउट आप आईपीएफ का पैसा किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 125 होता है कंप्लीट, कि आप आईपीएफ का पैसा किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और आईपीएफ में कहां से पैसा आएगा। तो अपन ने पढ़ा आईपीएफ में कहां से पैसा आएगा और हमने पढ़ा आईपीएफ का पैसा कहां जाएगा। जल्दी से बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? जल्दी से बता दो। यस यस। अब यहाँ पर ना, अच्छा सेक्शन 124 कंप्लीट नहीं हुआ है, सेक्शन 1 थोड़ा सा बचा है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सेक्शन 124 का ना थोड़ा सा बचा है, सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 बचा है, थोड़ा सा बचा है सेक्शन 124 6।
एंड सेक्शन 124 सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 में तो बस ऑफेंस दिया हुआ है कि अगर सेक्शन 124 का कंट्रवेंशन हुआ तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 1 लाख प्लस 500 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी ऑफ 25,000 प्लस 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। तो इसमें तो पेनाल्टी दी हुई है, खुद से पढ़ लेना, ये बता दिया मैंने सेक्शन 124। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, शेयर वाली बात कर रहा है ये कि अगर कोई शेयर्स जिसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड है तो वो शेयर्स भी जो है आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है उस शेयर्स में एक भी डिविडेंड 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड होना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट ऑल द शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, जो मैंने बताया था ना, अगर 7 साल तक डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड होगा तो शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सेक्शन 124 सबसेक्शन प्रोवाइड्स दैट ऑल द शेयर्स in which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred to IPF along with the statement containing the details। एक कौन सा आप फॉर्म फाइल करोगे, एक फॉर्म है IPF 4। वैसे IPF रूल्स अपन को डिटेल में पढ़ना नहीं है, IPF रूल्स है मैं आपके मटेरियल में, लेकिन IPF रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात को समझो आप कि अगर कोई डिविडेंड 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड होता है तो उसके जो शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे आईपीएफ में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो द शेयर्स शैल बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ शेयर्स कैसे ट्रांसफर करो, शेयर्स तो डीमैट फॉर्म में होता है ना, तो आप उस शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट से उस शेयर्स को ट्रांसफर कर दोगे आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में। कितने दिन के अंदर? 7 साल कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर जब वो शेयर्स ड्यू होंगे ट्रांसफर को, 30 दिन के अंदर आपको शेयर्स को ट्रांसफर कर देना है टू द डीमैट अकाउंट ऑफ आईपीएफ अथॉरिटी। कितने दिन के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर करना है? You have to transfer the shares to the demat account of IPF authority in 30 days when it becomes due। 30 दिन के अंदर आपको उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है इसको ट्रांसमिशन माना जाएगा। क्यों? याद करो, हम पढ़ चुके हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। ट्रांसफर मतलब जब आप अपनी मनमर्जी से करते हो, ट्रांसमिशन मतलब जब बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ तो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप शेयर्स ट्रांसमिट हो जा रहे हैं ना, तो इसको अपन बोलते हैं दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, दिस इज ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात लिखी हुई है, फर्दर इन केस द बेनिफिशियल ओनर, ये वाली लाइन पढ़ना ना, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना। फर्दर in case beneficial owner has encashed any dividend warrant or any dividend amount has been credited to the bank account of the shareholder during the last 7 years and such shares will not be required to transfer to IPF। बहुत प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे ये वाला एग्जांपल जो मैं आपको दे रही थी ना, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये ना मान के चलो कि कंपनी ने 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, मान के चलो कि ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है मिस्टर ए, इनके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल। अब हुआ क्या, कंपनी ने ना एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया 500 रुपए 100 शेयर्स में, फिर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया मान के चलो 1000 रुपए 100 शेयर्स में, एक शेयर में 100 रुपए तो 100 शेयर्स में 1000 रुपए। अब हुआ क्या ना, मिस्टर ए ने ये वाला तो एनकैश करा लिया लास्ट 7 ईयर्स में, ये वाला एनकैश करा लिया, लेकिन ये वाला ना 7 ईयर्स तक अनपेड रह गया, ये वाला 7 ईयर्स तक अनपेड रह गया। तो ये जो डिविडेंड है जो 7 साल तक अनपेड रह गया, इसको तो आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करना होगा। ये जो 500 रुपए है अनपेड डिविडेंड का, ये जो 500 रुपए है, क्योंकि ये वाला डिविडेंड तो 7 साल तक अनपेड रहा ना, ठीक है, तो ये वाला जो 500 रुपए का डिविडेंड है, ये जो 7 साल तक अनपेड रहा, ये तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो ही जाएगा, राइट। बट बाकी इस शेयर्स के रिस्पेक्ट में और भी डिविडेंड है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर एनकैश करा चुका है, मतलब वो अभी शेयर के रिस्पेक्ट में उसने बाकी दूसरा डिविडेंड एनकैश कराया है या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में ये वाले जो 100 शेयर्स है ना, ये आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों मैम? क्योंकि उस शेयर्स के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है कि सारे डिविडेंड अनपेड रहे हैं, कुछ डिविडेंड तो एनकैश हुआ है ना, तो उस केस में शेयर्स ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उस शेयर्स के रिस्पेक्ट में डिविडेंड लास्ट 7 ईयर्स में शेयर होल्डर ने एनकैश कराया है, तो वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। देखो वो शेयर्स जो है ना वो आईपीएफ में तभी ट्रांसफर होंगे अगर उस शेयर्स के रिस्पेक्ट में एक भी डिविडेंड पिछले 7 साल तक अनपेड नहीं हुआ है या अनक्लेम नहीं हुआ है। एक भी डिविडेंड नहीं होना चाहिए अनपेड या अनक्लेम्ड,
तो ही जाके वो शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर होंगे। अगर उस शेयर्स के रिस्पेक्ट में एक भी डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को पे हुआ है ना, तो वो शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। जल्दी से बताओ, ये तो बात थोड़ी टेक्निकल है, बट ये वाली बात समझ में आई क्या? वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे अगर उस शेयर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी डिविडेंड फॉरेन एंड कैश हुआ है, या कोई भी डिविडेंड पिछले 7 साल में शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। उस केस में वो शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। जल्दी से बताओ, ये वाली पॉइंट समझ में आई कि नहीं? ये वाली पॉइंट समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बता दो। यस, सीसी, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपना शेयर्स या डिविडेंड आईपीएफ से क्लेम करना है तो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर क्लेमेंट है आपका पैसा या आपके शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए, उसके बाद भी आप क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, तो एनी क्लेम ऑफ शेयर्स विच इज ट्रांसफर्ड shall be any claimant of the shares which is transferred shall be entitled to claim the shares or money from IPF। वो अपना शेयर्स या अपना पैसा डिविडेंड का वापस आईपीएफ से क्लेम कर सकते हैं। is all about section 124 और इसी के साथ हमारा सेक्शन 123, 124 और 125 होता है कंप्लीट। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता था, सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करता है, और सेक्शन 125 आईईपीएफ की बात करता है। दो ही सेक्शन हमारे बचे हैं, ये आपका होमवर्क है। इसमें मैं सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आप डाउट पूछेंगे। तो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले या फिर आप व्हाट्सएप में वही क्वेश्चन पूछें जो आपको ना समझ में आए या डाउट, वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क है। दो छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, सेक्शन 126 और सेक्शन 127। उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट है। इंटरिम डिविडेंड का एक छोटा सा पार्ट बचेगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। आज ना 11 तो बज गए यार, 11 तो, पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए क्या बोलती है पब्लिक? आई थिंक आधा हाफ एन आवर और लगेगा लास्ट पेज। SBIL 11:30 बजे काम कर। मैम कल करवा देना। कार्तिक बोल रहा है मैम कल एक्चुअली मेरा पार्ट भी स्टार्ट करने का मन था, 11 बज गए हैं कि डिविडेंड कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कब से सोच रहा है डिविडेंड आज कंप्लीट करके रहेंगे, आज कंप्लीट करके, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। संदीप बोल रहा है मैम अभी कर लो, कार्तिक बोल रहा है मैम कल करवा दो। क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़? काम करते हैं, थोड़ा सा बचा है, कर लेते हैं इसको। क्या बोलते हो? SBIL कैंसिल कर, तो आज कंप्लीट एल की क्लास जगह हम कम और भी लेक्चर लेने बजे आपके बाकी लेक्चर। कार्तिक आपका, तो इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा छोटा सेक्शन है। पहले मैं आपको सेक्शन 127 कराऊंगी, लास्ट सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कराया हुआ है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था इस पर्टिकुलर सेक्शन से, सेक्शन 127। जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर आपको बात कर रहा है पनिशमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 127। तो पनिशमेंट की बात कर रहा है कि अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाते हो तो पनिशमेंट क्या लगेगी। भाई साहब, जो डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट है ना, उनको 2 साल की जेल हो सकती है। हर दिन जितना दिन लेट आप डिविडेंड पे करोगे ना, हर दिन का 1000 रुपए का पेनाल्टी लगेगा, और 1000 रुपए का फाइन लगेगा, सॉरी। और जो लेट पीरियड है ना, उसका 18% पर एनम का आपको इंटरेस्ट देना होगा। क्या बोला मैडम? बहुत गंदी पेनाल्टी है भाई साहब, कि अगर आप 30 डेज के अंदर डिविडेंड नहीं देते हो, कंपनी के ऊपर क्या है, कंपनी के ऊपर ये बोला गया कि कंपनी को 30 डेज के अंदर डिविडेंड देना है। अपन ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि डिविडेंड हम डिक्लेयर किए, उसके पास इनके अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और 30 डेज के अंदर पे करना है। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं करते हो तो बहुत भारी पेनाल्टी लगेगी। जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिस भी डायरेक्टर की गलती है, उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। फाइन देना होगा हर दिन का 1000 रुपए, हर दिन का। जितना दिन लेट आप पेमेंट करोगे ना डिविडेंड का, हर दिन का 1000 रुपए का फाइन। सोचो ना, 10 दिन लेट हुआ तो ऐसे ही हो जाएगा 10,000। 1 साल लेट हो गया तो काउंट कर लो कितना हो जाएगा पेनाल्टी फाइन। और जो लेट पीरियड हुआ उसका फाइन देना पड़ेगा, वो अलग।
और हर दिन का आपको 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी देना होगा लेट पेमेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 127 जो ये बोलता है कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट इट हैज नॉट बीन पेड और वारंट हैज नॉट बीन पोस्टेड, किसकी गलती है? कंपनी की गलती है। कंपनी ने या तो पे नहीं किया या तो वारंट ही पोस्ट नहीं किया। यहां हम शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे ना कि कंपनी ने पे किया पर शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर रहे हैं, नहीं, यहां पर हम कंपनी की गलती की बात कर रहे हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया डिविडेंड लेकिन 30 दिन के अंदर या तो पे ही नहीं किया या तो डिविडेंड वारंट ही पोस्ट नहीं किया, मतलब कंपनी ने पे ही नहीं किया डिविडेंड, कंपनी की गलती है, कंपनी की गलती है कि अगर कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन 30 दिन हो गए लेकिन पे ही नहीं किया, डिविडेंड पे ही नहीं किया या वारंट पोस्ट ही नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में एवरी डायरेक्टर हु इज इन डिफॉल्ट, हर वो डायरेक्टर जिसकी गलती है तो जेल हो जाएगी 2 साल तक की, एंड जेल भी होगी फाइन भी लगेगा, दोनों एंड है ना, एंड है मतलब जेल भी हो जाएगी और फाइन भी लगेगा। फाइन लगेगा कितना? 1000 रुपए पर डे का ड्यूरिंग डिफॉल्ट कंटिन्यू, एंड कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट 18% पर एनम। याद रखना डिफॉल्ट का पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% पर एनम। लेकिन ये 5 केस में कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी और ये 5 केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, चांद सितारे बना लो, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर 5 सिचुएशन होते हैं तो यहां पर हम ये मानेंगे कंपनी की गलती नहीं है और कंपनी को कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। पहला, अगर डिविडेंड नहीं दे पाए हम ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, शेयर होल्डर मर गया, उस वजह से हम डिविडेंड नहीं दे पाए, या कुछ तो भी लॉ के कारण हम डिविडेंड नहीं दे पाए, कंपनी की गलती नहीं थी, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हम डिविडेंड नहीं दे पाए। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर मर गया और उसका लीगल हेयर नहीं बता रहा है कौन है लीगल हेयर, तो उस केस में कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी के ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं मैम? हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को डिविडेंड पे कर देना है। अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस पर्टिकुलर केस में एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनाल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा 1000 रुपए प्लस जेल पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी पेनाल्टी नहीं लगेगी इन 5 केसेस में। इन 5 केसेस में कंपनी के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। क्या क्या? पहला, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं पे कर पाए मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है। दूसरा, कोई डिस्प्यूट चल रहा था रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, मान के चलो 2 शेयर होल्डर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था कि किसका राइट है डिविडेंड मिलने का। मिस्टर ए बोल रहे हैं ये मेरा डिविडेंड है, मिस्टर बी बोल रहे हैं मेरा डिविडेंड है, दोनों झगड़ पड़े और उस झगड़े की वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई। अगर डिस्प्यूट चल रहा है कि डिविडेंड किसको मिलेगा और उस डिस्प्यूट की वजह से अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो यहाँ कंपनी की पर्टिकुलर केस में यहाँ पर कंपनी की गलती नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में कंपनी के ऊपर कोई भी पनिशमेंट या फाइन नहीं लगेगा। दूसरा, डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू। इसका मतलब क्या है? अगर हमें शेयर होल्डर से कोई पैसा लेने का था और हमने उसको सेट ऑफ कर दिया, पे करने की जगह हमने सेट ऑफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर ने 1000 रुपए का उधारी लिया था कंपनी से, कंपनी ने शेयर होल्डर को उधारी दिया था 1000 रुपए का, यानी हमें शेयर होल्डर से 1000 रुपए वापस लेने हैं। अब मान के चलो कंपनी को 1000 रुपीज डिविडेंड देना है उसी शेयर होल्डर को, तो कंपनी क्या बोलेगी? हम नहीं देते, एक काम करते हैं, आप हमें 1000 दोगे, हम आपको 1000 देंगे, सेट ऑफ कर लेते हैं। तो अगर कंपनी लॉफुली उस पैसे को केस में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई और पैसा लेना था शेयर होल्डर से और हमने उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लिया। ये वाला पॉइंट बताना समझ में आया कि नहीं? और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, वेयर फॉर एनी रीजन फेलियर ऑफ डिविडेंड और टू पोस्ट वारंट वाज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। कोई दूसरा रीजन था जिसकी वजह से हम डिविडेंड नहीं दे पाए, शेयर होल्डर की कोई गलती नहीं है, शेयर होल्डर की गलती नहीं है, किसी दूसरे रीजन की वजह से हम डिविडेंड ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको बोला हुआ है कि अगर जो फेलियर टू पे डिविडेंड था वो किसी और रीजन की वजह से था बट कंपनी की गलती नहीं थी, कंपनी की गलती नहीं थी तो कंपनी के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं आएगी। एंड लास्ट पॉइंट, अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद द सेम एंड द सेम वाज कम्युनिकेटेड टू हिम। मान के चलो शेयर होल्डर ने कंपनी को डायरेक्शन दिया था कि मुझे चेक के द्वारा ही तुम डिविडेंड देना, और कंपनी को उस डायरेक्शन को कंप्लाई करने की वजह से 30 दिन से ज्यादा लेट हो गया और हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया था शेयर होल्डर को पहले ही कि अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट मांगोगे तो लेट हो जाएगा, 30 दिन के अंदर नहीं दे पाएंगे।
पर्टिकुलर केस में कंपनी की कोई गलती नहीं है। शेयर होल्डर ने ही अलग तरीका बताया था कि मुझे तो ऐसे डिविडेंड चाहिए, तो उसमें अगर लेट होती है पेमेंट करने में तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी के ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पांचों केस में कंपनी की गलती नहीं है। तो अगर कंपनी की गलती की वजह से 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं हो पाता है तो कंपनी के ऊपर फाइन और इंप्रिजनमेंट, जेल लग जाएगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी के ऊपर कोई पेनाल्टी, फाइन, जेल नहीं, कोई लेट इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कौन कौन से 5 केस है? पहला, हम डिविडेंड नहीं दे पाए ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दिया था रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट कि मेरे को ऐसे पेमेंट करना, और उस वजह से लेट हो गया, जो हमने ऑलरेडी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो इस केस में लेट फीस नहीं लगेगी, लेट फाइन नहीं लगेगा। अगर शेयर होल्डर डिविडेंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, दो शेयर होल्डर लड़ रहे हैं कि ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिविडेंड है। दूसरा, अगर हमने डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट एनी अदर सम व्हिच वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। एंड लास्टली, फेलियर वाज ड्यू टू एनी रीजन अदर देन द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं था, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी के ऊपर पेनाल्टी नहीं। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ज्यादा है। सेक्शन 127, जल्दी से बताओ। सेक्शन 127 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बेसिकली हो गया है। और यहाँ पर आप आ जाओ के लास्ट पेज में, लास्ट पेज में आ जाओ। फेवर ऑफ डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड इज अ राइट ऑफ शेयरहोल्डर, नॉट एन ऑब्लिगेशन। क्या आप अपना डिविडेंड लेने का राइट वेव ऑफ कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मान के चलो अगर मेरे को कंपनी 110,000 का डिविडेंड दे रही है, तो क्या मैं उसको वेव कर सकती हूँ? वेव मतलब अपना राइट छोड़ देना, वेव मतलब अपना राइट छोड़ देना। मेरे को नहीं चाहिए डिविडेंड, क्या मैं छोड़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, डिविडेंड लेना आपका राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब आप चाहो तो आप छोड़ दो, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं है जरूरत पैसों की, छोड़ दो, मत लो डिविडेंड। कंपलसरी नहीं है डिविडेंड लेना। क्यों? क्योंकि डिविडेंड लेना शेयरहोल्डर्स का राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। बकवास बात लिखी हुई है। चौथा, क्या डिविडेंड रिवोक कर सकता है? द आंसर इज नो। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो अब बाद में रिवोक किया नहीं जा सकता। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट, कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद आप अपने आप की भी नहीं, एक बार अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, अब आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो अब रिवोक आप नहीं कर सकते, फिर आपको देना ही पड़ेगा। मैम, अगर बेनिफिशियल ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो क्या हम बेनिफिशियल ओनर को डिविडेंड दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। केस में रजिस्टर्ड ओनर ऑर्डर देगा कंपनी को कि मेरी जगह बेनिफिशियल ओनर कोई और है, मेरे ऑर्डर को डिविडेंड दे दो, तो उस केस में कंपनी बेनिफिशियल ओनर को भी डिविडेंड दे सकता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, परसों की क्लास में शायद। यहां पर देखो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज टुवर्ड्स अ मेंबर एंड नॉट टुवर्ड्स बेनिफिशियल। However, the dividend may be paid to beneficial owner where shareholder instructs the company. अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, और अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी को इंस्ट्रक्शन देता है, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड बेनिफिशियल ओनर को भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि याद करो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि डिविडेंड कैन बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑल्सो और टू हिज ऑर्डर ऑल्सो। टू हिज ऑर्डर मतलब कि अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोलेगा मेरी जगह किसी और को दे दो, तो हम उस किसी और को भी डिविडेंड दे सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट। एंड ये बकवास बात आपको यहाँ पर दी हुई है। कुछ डिफरेंट कंपनीज के बारे में आपको बोला गया है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मैंने आपको एसबीआई में बताया था, चैरिटी कंपनीज होती हैं। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनीज होती है? चैरिटी कंपनीज होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी ना डिविडेंड दे ही नहीं सकती, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाए हो, आप चैरिटी करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाए हो। तो बेसिकली सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। सेक्शन 8 कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। याद है एसबीआई में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटी कंपनी, आप चैरिटी करने के लिए कंपनी बना रहे हो, डिविडेंड खाने के लिए नहीं। ओनर्स लोग जो है वो डिविडेंड कमाने के लिए कंपनी नहीं बनाया, चैरिटी करने के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू पे डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती। निधि कंपनी के डिविडेंड क्या रूल्स है वो हम एसबीआई में पढ़ेंगे अलग से, निधि कंपनी वाले टॉपिक में। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल दिया है प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, कुछ कंपनी डिविडेंड दे सकती है क्या? हाँ दे सकती है। प्रोड्यूसर कंपनी जब डिविडेंड देती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिटर्न बोलते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी जो डिविडेंड देती है ना, उसको अपन लिमिटेड रिटर्न बोलते हैं। और वो लोग ना अपने आर्टिकल में बता देते हैं कि मैक्सिमम कितना डिविडेंड देंगे।
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ना मोस्टली सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में होती है, मोस्टली सेक्शन 8 कंपनीज होती है। मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हम बनाते हैं ना, मोस्टली नॉट प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, इसलिए वो भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। तो ये कुछ बेसिक बात थी, और इसी के साथ हमारा ये लेसन होता है कंप्लीट। लेकिन 2 टॉपिक हमने छोड़े हैं, वो 2 टॉपिक अपन को देखने होंगे। यस, ये कुछ छोटी बात ही ये हो गया। एक छोटा सा सेक्शन मैंने छोड़ा था, सेक्शन 126, ये देखना है, और एक छोटा सा इंटरम डिविडेंड का टॉपिक बचा है। 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ये हमें देखना है। पहला है सेक्शन 126। सेक्शन 126 बात करता है कि अगर कोई शेयर ट्रांसफर हुए हैं और वो ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है मिस्टर ए। उन्होंने अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिए, मान के चलो फिजिकल शेयर्स है, मान के चलो ये मिस्टर ए ने अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिए। तो याद करो अपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 60 डेज के अंदर अंदर इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी कि SH4 कंपनी को सबमिट करना होगा, और फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनके ट्रांसफर को रजिस्टर कर देगी, और मिस्टर ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा के मिस्टर बी का नाम डाल देगी। क्यों? कि अभी तक शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर ए। तो कंपनी ना एक रजिस्टर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसमें कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स के नाम लिखती है। तो अभी तक मिस्टर ए का नाम लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक मिस्टर ए शेयर होल्डर थे। बट अब मिस्टर ए अगर अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो अब कंपनी क्या करेगी, वो लोग कंपनी को अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी उसको रजिस्टर करेगी, फिर कंपनी मिस्टर ए का नाम हटा के मिस्टर बी का नाम यहाँ पर डाल देगी। बट सवाल ये उठता है मैम कि अगर मान के चलो शेयर ट्रांसफर हो गए हैं, मान के चलो आज तारीख है 1 अप्रैल 2024, आज की डेट पे शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं और कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी सबमिट कर दिया है, लेकिन कंपनी ने ना उस ट्रांसफर को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। कंपनी ने अभी तक मिस्टर ए का नाम हटा के मिस्टर बी का नाम नहीं डाला है। ट्रांसफर तो हो गया है, शेयर होल्डर कौन है अब, मिस्टर ए मिस्टर बी, लेकिन किसका नाम रजिस्टर्ड है, अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में मिस्टर ए का नाम रजिस्टर है, यानी कि कंपनी ने ट्रांसफर को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। और अगर इस बीच अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो सवाल ये उठता है कंपनी डिविडेंड किसको देगी, मिस्टर ए को कि मिस्टर बी को। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि वैसे तो रजिस्टर्ड होल्डर मिस्टर ए है, लेकिन अगर मिस्टर ए कंपनी को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मेरी जगह तुम डिविडेंड मिस्टर बी को दे दो, मिस्टर बी को मैंने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, भले आपने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, लेकिन अगर मिस्टर ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे कंपनी को, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी मिस्टर बी को भी डिविडेंड ट्रांसफर कर सकती है। अदरवाइज कंपनी उस डिविडेंड को एबेंस में रखेगी, होल्ड पे रखेगी, और बाद में जब शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मिस्टर बी को डिविडेंड पे करेगी। लेकिन अगर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो भी अगर जो रजिस्टर्ड होल्डर है मिस्टर ए, वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट करेगा, मिस्टर ए यानी कि ट्रांसफरर अगर वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट करेगा, तो कंपनी ट्रांसफरी यानी कि मिस्टर बी के नाम पे डिविडेंड दे देगी, डिविडेंड मिस्टर बी को दे देगी। ठीक है, यस, यहाँ भी वही ऑर्डर वाला पॉइंट एक प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। अगर मिस्टर ए स्पेसिफिकली कंपनी को बोलेंगे कि मेरी जगह मिस्टर बी को दे दो, ट्रांसफरी को दे दो, तो कंपनी ट्रांसफरी को डिविडेंड दे सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 126 क्या बोलता है, राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेक्शन 126 बता रही हूँ संदीप, सेक्शन 126 क्या बोलता है कि व्हेन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी कि SH4, अपन ने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन 56, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डिलीवर हो गया है कंपनी को, लेकिन ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, कंपनी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो उस केस में कंपनी फॉर द टाइम बिंग, जब तक अगर शेयर होल्डर ऑर्डर नहीं करता है कंपनी को, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी को ऑर्डर नहीं करता है, तो उस केस में कंपनी उस डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी फॉर द टाइम बिंग, और जब ट्रांसफर रजिस्टर हो जाएगा तो फिर कंपनी ट्रांसफरी को डिविडेंड दे देगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है, ट्रांसफरर कंपनी को नई इंस्ट्रक्शन देता है कि ट्रांसफरी को दे दो डिविडेंड, तो उस केस में कंपनी फॉर द टाइम बिंग, जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो जाता, तब तक के लिए कंपनी वो डिविडेंड अनपेड अकाउंट में डाल देगी।
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और फिर जब वो ट्रांसफर रजिस्टर हो जाएगा तब कंपनी ट्रांसफर को दे देगी। लेकिन 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 अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने कंपनी को ऑर्डर दिया है कि मेरी जगह ट्रांसफर को दे दो, तो कंपनी फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करके डायरेक्टली ट्रांसफर को दे देगी। यहाँ पर दिखा है कंपनी विल ट्रांसफर द डिविडेंड to unpaid dividend account unless the company is authorized by the registered shareholder in writing to pay such dividend to transferee। यानी कि अगर ऑथराइज शेयर होल्डर ने कंपनी को राइटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया है कि ट्रांसफरी को डिविडेंड दे दो, तो कंपनी ट्रांसफर को डिविडेंड दे देगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने ऐसा कुछ भी रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया है, तो फॉर द टाइम बिंग जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक के लिए कंपनी उस डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी। सेम लाइक डिविडेंड अगर अपन बात करें राइट शेयर्स बोनस शेयर्स की, तो अगर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हुआ है उस बीच कंपनी कोई राइट ऑफर या बोनस ऑफर लेके आती है, कोई राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स इशू करती है, तो कंपनी फॉर द टाइमिंग उसको एबीएनस में रखेगी। एबीएनस यानी कि होल्ड पे, एबीएनस यानी कि होल्ड पे रखेगी, और फिर जब ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो जाएगा ना, तो बाद में उसको ट्रांसफर के नाम पे अलॉट कर देगी। अगर कोई ट्रांसफर हुआ है शेयर्स का लेकिन कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है, उस बीच अगर कोई राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स कंपनी इशू करती है, तो कंपनी फॉर द टाइमिंग उसको होल्ड पे रखेगी, एबीएनस पे रखेगी। फिर जब ट्रांसफर रजिस्टर हो जाएगा तो कंपनी उसको ट्रांसफर को अलॉट कर देगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 126। जल्दी से बताओ सेक्शन 126 समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, सेक्शन 126 समझ में आ गया? यस एवरीवन। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 126 होता है कंप्लीट। बेसिकली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए। आप लोग बोलेंगे तो कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो, अगर आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके आएंगे और बोलेंगे तो जाके अपन ये सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए आपको डिमांड करना होगा और खुद से ट्राई करना होगा। खुद आप आंसर बताएंगे तो जाके मैं डिस्कस हम इसको कल करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आप बोलेंगे तो इसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो भी बचे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा पॉइंट बचा है इंटरिम डिविडेंड का, जो कि सेक्शन 123 में दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड कहाँ है, हो गया है, कौन से पेज नंबर में है? क्या आप मुझे पेज नंबर बता सकते हैं? इंटरिम डिविडेंड, क्या आप मुझे पेज नंबर बता सकते हैं? ये रहा पेज नंबर 302, पेज नंबर 302, जल्दी से आ जाइए, पेज नंबर 302 में आ जाइए। पेज नंबर 302 इंटरिम बचा है, बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो सबसे पहली बात बोल रही है इंटरिम डिविडेंड के बारे में, सेक्शन कौन सा है? 123। हाँ, का सेक्शन कौन सा है? इंटरिम डिविडेंड का सेक्शन है सेक्शन 123 सबसेक्शन 3। अब आपको ये तो पता है कि इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कब? दो एजीएम के बीच में। देखो जब एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको अपन फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन अगर दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। बात समझ में आई? बात क्या बोल रही है कि अगर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे फाइनल डिविडेंड, और अगर दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं अपन इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये आपका पूरा 1 ईयर का पीरियड है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 को। ये पूरा साल है आपका, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये पूरा ईयर है आपका। अब एजीएम आप साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर करते हो, तो मान के चलो इस साल की एजीएम आप कर रहे हो बाई 30 सितंबर 2025। कौन से ईयर की? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 2024-25 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इस पर्टिकुलर साल के लिए आप एजीएम कब कर रहे हैं? आप एजीएम कर रहे हैं 30 सितंबर 2025। तो अगर आप एजीएम में डिक्लेयर करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे फाइनल डिविडेंड, लेकिन अगर आप दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो मैम इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकते हैं? मैम अभी साल खत्म नहीं हुआ है, क्या साल के बीच में भी डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मान के चलो अभी सिर्फ 2 क्वार्टर हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये है आपका 1 अक्टूबर 1 जनवरी 1 जुलाई, ये आपका 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर है ना, 1 2 3 4, ये आपका 4 क्वार्टर हुआ। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, तो ये आपका 4 क्वार्टर हुआ। मान के चलो अभी आपका पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 क्वार्टर हुआ है। आप यहाँ खड़े हो 1 अक्टूबर को
और इस 2 क्वार्टर में ना आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप साल के बीच में ही डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर साल के बीच में भी डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैम साल ना कंप्लीट हो गया है, ये पूरा साल ना कंप्लीट हो गया है, ये पूरा साल कंप्लीट हो गया है, बट अभी तक एजीएम नहीं आई है, यानी ये वाला पीरियड। कौन सा पीरियड? ये ग्रीन वाला पीरियड, तो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया मैंने, ये वाला जो पीरियड है 1 अप्रैल 2025 से लेके जब तक एजीएम नहीं हो जाती तब तक का पीरियड। मैम पूरा साल तो कंप्लीट हो गया है, हमें पता भी चल गया है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, लेकिन ना अभी तक एजीएम नहीं हुई है, तो क्या साल कंप्लीट होने के बाद और एजीएम से पहले भी डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। तो डायरेक्टर्स 2 एजीएम के बीच में कभी भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, साल खत्म होने के पहले भी और साल खत्म होने के बाद एजीएम के पहले भी। आर वी क्लियर विद दिस? अब सवाल ही उठता है कौन सा प्रॉफिट यूज करेंगे, कौन से प्रॉफिट से वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो देखो, अब मान के चलो आप 1 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो इस पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, तो आप पिछले 2 क्वार्टर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बिल्कुल। तो मान के चलो अगर आप साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो लास्ट क्वार्टर एंड तक जो प्रॉफिट हुआ है आप उससे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। या फिर अगर आप पूरा साल खत्म होने के बाद डिविडेंड दे रहे हो, अगर आप पूरा साल खत्म होने के बाद एजीएम से पहले, मैंने क्या बोला, अगर आप पूरा साल खत्म होने के बाद पर एजीएम से पहले अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। जी हाँ, करंट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ उससे भी आप डिविडेंड दे सकते हो। या फिर मैम पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, भी हम डिविडेंड दे सकते हैं क्या? जी हाँ, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैंने इंटरिम डिविडेंड के बारे में सारी बातें आपको बता दी हैं। आइए एक बार बुक से रीड ले लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, छोटा सा बस 2 पैराग्राफ है, बस 2 पैराग्राफ है, उसके बाद खत्म है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी डिविडेंड देना कंपलसरी थोड़ी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं बीआर पास करके, यहाँ लिखा है में, मतलब ऑप्शनल है, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अब कब डिक्लेयर कर सकते हैं? या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल के बीच में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर साल खत्म होने के बाद बट एजीएम के पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बोर्ड कब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी, या फिर एट द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। साल खत्म होने के बाद पर एजीएम से पहले जो पीरियड है उस पीरियड में भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। यानी कि अगर सम अप करूं मैं, तो 2 एजीएम के बीच में कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कौन से पैसों से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, आउट ऑफ विच मनी? तो इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट यानी कि पिछले सालों के प्रॉफिट्स में अगर कोई पैसा है, तो पिछले सालों के प्रॉफिट में पीएनएल अकाउंट में कोई पिछले साल का, पास्ट ईयर का प्रॉफिट रखा हुआ है, तो भी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर। या फिर अगर आप साल के बीच में डिविडेंड दे रहे हो, तो पिछले क्वार्टर तक का जो प्रॉफिट है उस क्वार्टर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो, और यू कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट generated till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend, यानी कि past year profit, current year profit, या फिर current year में last quarter तक का profit, तीनों profit से आप इंटरिम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर कर सकती है। ये तीनों प्रॉफिट से इंटरिम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन मैम अगर रिजर्व से हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिजर्व से, रिजर्व जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था, तो अगर आपको रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप कर सकते हो क्या? करंट ईयर में लॉस है और आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है, अगर उससे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो रेट ऑफ डिविडेंड जो आप दोगे वो पिछले साल के एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, केस अ कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है और आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट से या रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप कर सकते हो, बट उसके जो रेट होगा ना, इट कैन नॉट बी हायर देन द एवरेज रेट
ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको करंट ईयर में लॉस हो गया है और आप फिर भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि जो रेट आप दोगे डिविडेंड का वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इंटरिम डिविडेंड सेक्शन 123 सबसेक्शन। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ क्लियर है? इंटरिम डिविडेंड समझ में आया? देखो हम इंटरिम डिविडेंड में पढ़े हैं कौन डिक्लेयर करेगा, बोर्ड। कब डिक्लेयर करेगा? 2 एजीएम के बीच में। फिर हमने पढ़ा कौन से प्रॉफिट से डिक्लेयर करेगा, या तो करंट ईयर प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट या करंट ईयर का लास्ट क्वार्टर तक का प्रॉफिट। और फिर अपन ने पढ़ा कि अगर करंट ईयर में लॉस हो गया फिर भी आपको इंटरिम डिविडेंड देना है तो एक कंडीशन का आपको ध्यान में रखना होगा कि पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं दे सकते। बस इतनी सी बात है, खत्म। सेक्शन 123 सबसेक्शन खत्म। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में ना इस चैप्टर के कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आईपीएफ रूल्स दिए हुए हैं बहुत डिटेल में, आईपीएफ रूल्स, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे आईपीएफ रूल्स को। ठीक है, आप उसको कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार रीड ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इग्नोर दैट। ठीक है, छोटी सी बात है, ये SS3 में बकवास बात लिखी हुई है, बहुत ज्यादा काम का है नहीं। यहाँ पर आपको बकवास बात लिखी हुई है, किसी सेक्शन में नहीं लिखा है, SS3 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स ना इंटरिम डिविडेंड देने के पहले ऑब्वियसली क्या क्या कंसिडर करेंगे, लाइक फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंसिडर करेंगे, डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे, टैक्स देखेंगे, लॉसेस देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि ऑब्वियसली आंख बंद करके ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर देंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपनी औकात देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, टैक्स कितना देना है, डेप्रिसिएशन कितना है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, सारी चीजें कंसिडर करेंगे। उस सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही डेप्रिसिएशन डिक्लेयर करेंगे। तो इसको बस आप एक बार रीड ले सकते हो। और लास्ट आपको बोल रहा है कि अगर 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 करंट ईयर में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में दिया है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है कि अगर करंट ईयर में लॉस हो गया है तो उस केस में आप इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व से नहीं दे सकते। फाइनल डिविडेंड तो आप फ्री रिजर्व से दे सकते हो लेकिन इंटरिम डिविडेंड आप फ्री रिजर्व से नहीं दे सकते। बेसिकली ये SS3 में लिखा हुआ है, वैसे तो SS3 कंपलसरी नहीं है लेकिन आप करना चाहिए, आपको SS3 फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल दिया SS3 में कि अगर 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 करंट ईयर में लॉस हो गया है या इनएडिक्वेसी है तो आप फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा है पर ऐसा लिखा है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 3 में। कंपनीज एक्ट बोलता है कि दे सकते हो लेकिन पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं दे सकते। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यस, ये क्वेश्चन का आंसर शायद बुक में दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे और अगर आप कल बोलेंगे सॉल्व करेंगे, खुद से डाउट होगा तो ही हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट? अदरवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिविडेंड इज डन। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने आपको, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है, प्लीज देख लेना, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। यस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, MOA, प्रोस्पेक्टस, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, डिबेंचर, डिपॉजिट, चार्ज, डिविडेंड, ये सारे चैप्टर्स अपन ने लाइव किए हैं। करंट शेयर कैपिटल का मैंने आपको रिकॉर्डिंग अपलोड किया है और अकाउंट्स एंड ऑडिटर का रिकॉर्डिंग अपलोड किया है एंड डोरमेंट कंपनी और इंस्पेक्शन का। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, हार्डली 2 घंटे का एक लेक्चर है, हार्डली 2 आवर्स, हार्डली 2 आवर्स, हार्डली 2 आवर्स, वन लेक्चर, वन लेक्चर है। डोरमेंट कंपनी का बस 1 लेक्चर है, इंक्वायरी इंस्पेक्शन का बस 1 लेक्चर है। ये दोनों का मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड किया वो प्लीज आप लोग देख लेना। शेयर कैपिटल का रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, अकाउंट्स ऑडिटर का रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, डोरमेंट और इंक्वायरी इंस्पेक्शन का रिकॉर्डिंग अपलोड किया है। बाकी सारे चैप्टर्स अपन ने लाइव किए हैं। तो अपना पार्ट ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अपना ये और ये 2 चैप्टर बचा है, रजिस्टर रिटर्न और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन। MCA 21 को डोंट इवन कंसिडर एज अ चैप्टर, MCA 21 को डोंट इवन कंसिडर एज अ चैप्टर। तो बेसिकली अपना पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी सारे लेसन्स अपन ने लाइव किए हैं। ये 3 चैप्टर मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड किए हैं। डोरमेंट और इंक्वायरी इंस्पेक्शन बहुत छोटा सा है, बस एक लेक्चर है दोनों के। तो ऑलमोस्ट अपना पार्ट 1 जो है 60 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 60 मार्क्स समझ लो अपना कंपनी लॉ में कंप्लीट हो गया है, 60 मार्क्स का पोर्शन। बस रजिस्टर और रिटर्न और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 2 चैप्टर बचा है, इसको अपन लास्ट में करेंगे। MCA 21 चैप्टर भी नहीं है, कंसिडर मत करो, बस 2 चैप्टर बचा है पार्ट 1 का, इसको लास्ट में करेंगे। उसके अलावा अब अपन नेक्स्ट जो है ना कंपनी लॉ में पार्ट B चालू करेंगे जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट B की क्लासेस आप कुछ भी करके स्किप नहीं कर सकते। पार्ट B अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और फिर पार्ट B कंप्लीट करने के बाद
वो चैप्टर रह गया है पार्ट ए का, रजिस्टर रिटर्न और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये दोनों अपन लास्ट में करेंगे। और बाकी चैप्टर जो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड किया है उसका रिवीजन भी कर लेंगे। टाइम बचेगा तो ये इस चैप्टर्स को भी अपन बाद में लाइव ले लेंगे। बट टाइम बचेगा तो प्लीज आप लोग एक बार कोशिश करो, 3 ही चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर तो क्यों भी मत, दोनों चैप्टर तो बहुत छोटे हैं। 3 ही चैप्टर है, अकाउंट्स, ऑडिट और शेयर। इसका एक बार आप रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ में आएगा तो विल टेक इट लाइव, बट आपको देखना है, ये 3 चैप्टर्स का आपको रिकॉर्डिंग देखना है। आवे क्लियर विद दिस। और पार्ट बी अब अपन लाइव करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि फेब में ना अपन पार्ट बी कंप्लीट कर देंगे। कोशिश ये रहेगी कि फेब्रवरी में, कोशिश ये रहेगी कि फरवरी में या मार्च स्टार्टिंग तक, मतलब नेक्स्ट बैंगलोर विजिट के पहले, कोशिश ये रहेगी कि कंपनी लॉ अपन कंप्लीट कर दे। कंपनी लॉ अपन पार्ट बी का जो है कंप्लीट कर दे। तो पार्ट बी हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल हम पार्ट बी चालू करेंगे, वॉल्यूम 2 की अलग स्टडी मटेरियल पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी ग्रुप में, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। मैम रनिंग नोट्स आते हैं। रनिंग नोट्स ना देखो क्या होता है ना, जो आप में ना, अगर मैं कोई एग्जांपल दे, टॉपिक के बाजू में आप एग्जांपल बना, खाली जगह, खाली स्पेस है, बुक में कोई खाली पेज है, कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, तो वो आपको अपने हिंदी में मान के चलो समझने में इजी होता है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझ करके इजी भाषा में या तो कॉपी में लिख लो, उसको, या जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ उसको लिख लो कॉपी में, या तो अगर बुक में ही जगह है तो बुक में लिख लो या फिर कॉपी में लिख लो। तो रनिंग नोट्स कैसे बनाओ ना, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या डिफिकल्ट है, आपको ऐसा लग रहा है एक बार तो क्लास में समझ में आ गया लेकिन बाद में भूल जाऊंगा मैं, तो उसको ना आप एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ उसको कॉपी में लिखते जाओ या बुक में ही जहां पर जगह है वहां पर लिखते जाओ, या अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करके लिख दो, भले ही हिंदी में लिख लो। तो बुक की लैंग्वेज कई बार टेक्निकल होती है, तो आप ना इजी करके अपनी लैंग्वेज में हिंदी में समझ के लिखा करो, ताकि वो हिंदी वाला जो आप लिखे हो वो फ्यूचर में आप कभी भी रीड करोगे ना, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। कार्तिक, नहीं आप बुक में ही हाईलाइट करते जाओ कार्तिक, बुक में ही आप इसको हाईलाइट करते जाओ, जो जो अपन हाईलाइट करते जा रहे हैं ना, या जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको बुक में ही आप मार्क करते जाओ, वरना आप ये बुक नहीं पढ़ पाओगे, ये बुक बहुत बल्कि है, तो आपको हाईलाइटिंग और मार्किंग करनी होगी, सब बुक आप नहीं पढ़ सकते, जो जो अपन ने मार्क किया अंडरलाइन किया वही वही आपको पढ़ना है, तो बुक में हाईलाइटेड करते जाओ। यस, बाकी चैप्टर का तो मैंने आपको बुक से ही पढ़ाया है। एडिटर नोट्स जिस चैप्टर का आप बैकअप अटेंड करोगे, उस चैप्टर का एडिटर नोट्स आप लेक्चर के साथ साथ आप कॉपी में बनाते जा रहे हो। टेक, आप क्या पूछ रहे हो? तो सेक्शन नंबर आप कोशिश करना मेंशन कर दो, बट रूल नंबर नंबर कोट नहीं करोगे। यस, ओके, ओके, विद दिस रेडिंग अवर टुडे कॉल टुमारो, कल हम पार्ट भी चालू, बाय बाय।